फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अद्विक स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे संपूर्ण पर्यावरण की। किसकी करेंगे? संपूर्ण पर्यावरण की। सीटेट का एग्ज़ाम जो हमारा अगस्त में होने वाला है, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं छूटा है जो इस वीडियो के अंदर ना हो। तो पेपर यहीं से आएगा, ये गारंटी है। पेपर में यहीं से फंसेगा। मैराथन क्लास होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने इस वीडियो में एनसीईआरटी से ली हैं। पहला देखते हैं, हम भाषा के बारे में पढ़ते हैं। जो मलयालम है, मलयालम भाषा कहाँ पर बोली जाती है? केरल में। कोंकणी भाषा है वो कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और केरल के कुछ हिस्सों में बोली जाती है, जो कोंकणी है। कन्नड़ वो जो बोली है वो कहाँ बोली जाती है? तमिलनाडु में बोली जाती है। मराठी जो है महाराष्ट्र, गोवा, दमनदीप, दादर और नगर हवेली, इनमें बोली जाती है। ये हमारी भाषा की बात हो गई कि किस किस राज्य में बोली जाती है। तो फास्ट रिवीजन करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला टॉपिक है कर्ण मल्लेश्वरी के बारे में। जो कर्ण मल्लेश्वरी हैं, ये कौन है? इनके बारे में एनसीईआरटी से जो टॉपिक वो पॉइंट है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी से मैंने सारे पॉइंट्स को उठाया है। तो जो कर्ण मल्लेश्वरी है, ये क्या है? वेट लिफ्टर है। कर्ण मल्लेश्वरी क्या है? ये एक वेट लिफ्टर है। ये कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की रहने वाली। जो इनका संबंध है वो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। ये एक बार में 1 से 30 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती है ये एक बार में। कौन? कर्ण मल्लेश्वरी। ये कौन है? एक वेट लिफ्टर है। कहाँ से वेट लिफ्टर है? इनका संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध आंध्र प्रदेश से है। यह ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली और एकमात्र भारतीय महिला वेट लिफ्टर है। अब तक वेट लिफ्टर में महिला ने ओलंपिक पदक नहीं जीता है, तो ये पहली और एकमात्र महिला है भारतीय वेट लिफ्टर जिन्होंने ओलंपिक पदक जीता है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में 29 मेडल जीते, 29 मेडल जीते हैं। कितने? 29 मेडल जीते हैं। किसमें? अंतर्राष्ट्रीय खेलों में। किसमें जीते हैं? अंतर्राष्ट्रीय खेलों में। ठीक है। अगर हम बात करें बछेंद्री पाल की, किसकी? बछेंद्री पाल की। ये भी खूब भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, पहले माउंट एवरेस्ट के बारे में देख ले। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है। कितनी है? 8,848 मीटर है जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। तो बछेंद्री पाल का जो बछेंद्री पाल है, उनका जन्म 24 मई 1954 को कहाँ पर हुआ था? उत्तरांचल के चमोली जिले के बसपा गांव में। तो जो बछेंद्री पाल हैं, उनका संबंध कहाँ से है? उत्तरांचल के चमोली जिले बसपा गांव से। जो इनका जन्म है वो कब है? 24 मई 1954 को। इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो बछेंद्री पाल हैं, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला तथा विश्व की 5वीं महिला है। भारत की पहली महिला है और विश्व की कौन सी महिला है? 5वीं महिला है। इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है। यहाँ से क्वेश्चन भर के पूछा जाता है कि बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला तथा विश्व की कौन सी महिला है? 5वीं है। और भारत की कौन सी है? पहली महिला है। ठीक है, ये बात याद रखने वाली है इसमें। इन्होंने 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर अपना पहला कदम माउंट एवरेस्ट की चोटी पर रखा। ये भी इम्पोर्टेंट है। जो बछेंद्री पाल हैं, इन्होंने 23 मई 1984 को, कब? 23 मई 1984 को दोपहर के समय 1:07 पर, कब? 1:07 पर अपना पहला कदम किस पर रखा? माउंट एवरेस्ट पर। किस पर रखा? माउंट एवरेस्ट की चोटी पर। जो माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ पर है? नेपाल में है। तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या बोला जाता है? सागर माथा के नाम से जानते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किसके नाम से जानते हैं? सागर माथा के नाम से। किसके नाम से? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय पुरुष अवतार सिंह चीमा थे। जो पहली महिला थी माउंट एवरेस्ट पे भारत की, वो कौन थी? बछेंद्री पाल थी। कौन थी? बछेंद्री पाल थी। और जो पहले पुरुष थे, भारत के पहले पुरुष थे, वो कौन थे? अवतार सिंह चीमा। ये कब गए थे? 20 मई 1965 को।
ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन बनते नहीं है, ज़्यादातर बछेंद्री पाल से क्वेश्चन बनते, तो इसलिए ये एनसीईआरटी में दिया हुआ था तो यहाँ से उठा लिया है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय पुरुष अवतार सिंह चीमा थे। जो प्रथम भारतीय महिला है वो बछेंद्री पाल और प्रथम भारतीय पुरुष अवतार सिंह चीमा थे। ठीक है, ये भी याद रखने वाली बात है, पूछ लेगा एग्जाम में। अब बात करेंगे हम कल्पना चावला के बारे में। यह भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। जो कल्पना चावला हैं, कल्पना चावला ये भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। कौन सी हैं? पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। इनका जन्म जो है 17 मार्च 1962 में कहाँ पर हुआ था? करनाल, हरियाणा में। हरियाणा में किस जगह हुआ था? करनाल में। कब हुआ था? 17 मार्च 1962 को। ये क्या है? भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। यह भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। कल्पना चावला हैं जो भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी, अमेरिका की तरफ से गई थी, तो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला। 16 जनवरी 2003 को इन्होंने दूसरे अंतरिक्ष अभियान के लिए, पहले में सफल हुई थी, दूसरे अंतरिक्ष अभियान पर जो जा रही थी, कब गई थी? 16 जनवरी 2003 को इन्होंने दूसरे अंतरिक्ष अभियान के लिए अंतरिक्षयान कोलंबिया STS 107 से उड़ान भरी अंतरिक्ष पर जाने के लिए, जो 16 जनवरी को गया और वापस कब? 1 जनवरी 2003 को वापस लौट से समय पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही वो क्या हो गया? जलकर नष्ट हो गया, जिससे इसमें सवार 7 अंतरिक्ष यात्री सहित इनकी मृत्यु हो गई। जो कल्पना चावला थी 16 जनवरी को इन्होंने दूसरा जो अंतरिक्ष अभियान था वो 16 जनवरी 2003 को उससे कोलंबिया STS 2007 से उड़ान भरी। वापस लौटते समय 1 फरवरी 2003 को क्या हुआ कि जो इनका जो वो था उड़ान जिससे गई थी कोलंबिया STS, वो वापस लौटते समय जैसे ही इन्होंने वायुमंडल में प्रवेश किया वैसे ही क्या हुआ कि जो STS 107 था वो जलकर नष्ट हो गया, जिससे क्या हुआ कि इसमें जितने भी अंतरिक्ष यात्री बैठे थे और उसमें कल्पना चावला भी थी, तो क्या हुआ? उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, बात करेंगे नील आर्मस्ट्रांग के बारे में। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन थे? चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इनका जन्म 5 अगस्त 1930 को वेपकानेटा, ओहियो, अमेरिका में हुआ था। जो नील आर्मस्ट्रांग है इनका जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में वेपकानेटा, ओहियो में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1930 को, 5 अगस्त 1930 को। याद रखने वाली चीज़ इतनी है कि नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर पैर रखने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, सुनीता विलियम्स के बारे में, यह अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला थी। जो पहली महिला थी वो कौन थी? कल्पना चावला, और दूसरी कौन है? सुनीता विलियम। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला थी। ठीक है, पहली थी कल्पना चावला, दूसरी सुनीता विलियम। इनका संबंध कहाँ से है? गुजरात के अहमदाबाद से। कहाँ से है? गुजरात के अहमदाबाद से है। यह 360 कितना? 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। स्पेस में गई थी वो कितना दूर था? 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। ये याद रखने वाली बात है कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की ये दूसरी महिला है। कल्पना चावला पहली थी, सुनीता विलियम्स दूसरी हैं भारतीय मूल की। ठीक है, इन्होंने एक महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में 195 दिन तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। जो सुनीता विलियम्स हैं इन्होंने क्या महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में कितने दिनों तक रही थी? 195 दिनों तक वहाँ पर अंतरिक्ष में रहकर इन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। क्या बनाया? रिकॉर्ड बनाया, विश्व रिकॉर्ड। 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहकर।
अप्रैल 2007 को अंतरिक्ष में बोस्टन मैराथन में दौड़ने वाली पहली महिला बनी। अंतरिक्ष में दौड़ हुई थी बोस्टन मैराथन, उसमें दौड़ने वाली ये पहली महिला बनी। सन 2008 में इन्हें भारत सरकार ने विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया। भारत सरकार ने 2008 में क्या किया कि इन्हें अभियांत्रिकी और विज्ञान के क्षेत्र में किससे सम्मानित किया? पद्म भूषण से सम्मानित किया। ठीक है। 2013 में गुजरात विश्वविद्यालय ने डायरेक्टर की उपाधि दी। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि जो सुनीता विलियम्स हैं, ये भारतीय मूल की दूसरी महिला है जो अंतरिक्ष पर गई थी और 300 पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। ठीक है। इन्होंने कुछ अपने अनुभव बताए। जो वो बच्चे जो थे वो कल्पना चावला से मिल नहीं पाए, सुनीता विलियम्स से मिले, तो इन्होंने जो अंतरिक्ष पर जो अनुभव हैं वो बताए कि लोग अंतरिक्ष पर कैसे रहते हैं, वहाँ की जो डेली लाइफ होती है वो कैसी होती है, जो वहाँ की डेली लाइफ होती है वो कैसी होती है। तो उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष पर कंघी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो अंतरिक्ष पर, ये देखो आप इस इमेज में देख रहे होगे, बाल ऊपर को खड़े हैं, तो यहाँ पर कंघी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि यहाँ पर बाल ऊपर को खड़े रहते हैं, तो कंघी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अंतरिक्ष में लोग उड़ते रहते हैं। क्या करते हैं? उड़ते रहते हैं, एक जगह स्थिर नहीं बैठ पाते। अगर उन्हें एक जगह स्थिर बैठना हो तो वो क्या करेंगे? अपने को एक जगह बांध कर बैठ पाएंगे, नहीं तो ऐसे घूमते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। तो अंतरिक्ष पे क्या है कि वो जो बाल हैं हमारे खड़े रहते हैं, वहाँ पर कंघी करने की ज़रूरत आवश्यकता नहीं होती बालों में। वहाँ पर लोग उड़ते रहते हैं, एक जगह बैठने के लिए खुद को बांधना पड़ता है। और जो वहाँ पर पानी है वो किसके रूप में होता है? बुलबुलों के रूप में होता है। जो वहाँ पानी है, वहाँ पानी ऐसे नहीं पी सकते, बुलबुलों के रूप में होता है। जब पानी आपको प्यास लगी हो तो आपको बुलबुला पकड़ना पड़ेगा। ये बुलबुले दिखाई दे रहे हैं आपको इमेज में, तो बुलबुले को आपको पकड़ना पड़ेगा। अगर आपको अपने मुंह को धुलना है तो क्या करोगे? बुलबुलों को पकड़कर कागज़ में रखोगे, कागज़ को गीला करके अपने मुंह को साफ करोगे। ऐसा होता है, वहाँ पानी वैसे नहीं होता है। क्या होता है? बुलबुले के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? बुलबुले के रूप में। ठीक है। ये उन्होंने अपने कुछ अनुभव बताए थे वहाँ पर कि डेली लाइफ कैसी होती है। नेक्स्ट है राकेश शर्मा। कौन है? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के पहले और विश्व के 138वें पुरुष थे। जो राकेश शर्मा हैं, जो भारत से जाने वाले पहले और विश्व के 138 पुरुष थे, 38वें पुरुष थे अंतरिक्ष में जाने वाले। किसमें? अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के तो पहले थे, लेकिन विश्व के कितने थे? 138वें पुरुष थे। ठीक है। इनका संबंध कहाँ से है? पंजाब के पटियाला से है। कहाँ से है? पंजाब के पटियाला से रहने वाले थे ये। इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से पूछा, उस समय जो वहाँ प्रधानमंत्री थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी थी, वर्तमान प्रधानमंत्री, जब ये गए थे उस समय। तो इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से पूछा वापस लौटते तब कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है? तो राकेश शर्मा का जवाब क्या था? सारे जहां से अच्छा। क्या बोला उन्होंने? सारे जहां से अच्छा। भारत सरकार द्वारा इन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। जो राकेश शर्मा हैं, इन्हें भारत सरकार ने किससे सम्मानित किया? अशोक चक्र से सम्मानित किया। ये हो गई राकेश शर्मा के बारे में बात। अब हम देखते हैं वहीदा प्रिज्म। किसके बारे में देखते हैं? वहीदा प्रिज्म। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म, ये भारतीय नौसेना की क्या है? एक डॉक्टर है, भारतीय नौसेना की डॉक्टर है। इनका जो संबंध है वो थन्ना मंडी गांव जम्मू और कश्मीर के राजौरी ज़िले से है। ये कहाँ की रहने वाली हैं? जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले थन्ना मंडी गांव। ठीक है। ये नौसेना समुद्री जहाज़ पर काम करने वाली महिलाओं में से एक है। जो नौसेना होती है, समुद्री जहाज़ पर काम करने वाली महिलाओं में से ये क्या? एक है। यह पूरी परेड की कमान संभालने वाली, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये पूरी जो वहीदा प्रिज्म है, ये पूरी परेड की कमान संभालने वाली पहली महिला है। जो वहीदा प्रिज्म है, पूरी परेड की कमान संभालने वाली पहली महिला है। कौन? वहीदा प्रिज्म।
अब बात करेंगे हम, ये तो हो गई सारे वहीदा प्रिंस, कल्पना चावला, सुनीता विलियम, राकेश शर्मा, जितनी भी थी वो बात हो गई। अब बात करेंगे हम जो स्कूल जाने की जो रास्ते होते हैं, बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं, जो एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं पॉइंट कि बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं, तो या फिर उनके संसाधन किससे जाते हैं और उनके जो रास्ते दिए हैं। तो पहले बात करेंगे हम किसकी, असम की। किसकी बात करेंगे, असम की। ये एनसीईआरटी में पॉइंट दिया है कि असम में बारिश बहुत होती है, असम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी बच्चे स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताब उठाते हैं और दूसरे हाथ में बांस को पकड़ते हैं और जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बने पुल को पार कर लेते हैं। यहाँ जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं कि यहाँ पर बारिश बहुत होती है, कभी कभी क्या होता है कि वहाँ इतना पानी बरस जाता है कि घुटनों तक पानी भर जाता है, लेकिन वहाँ के जो बच्चे हैं वो स्कूल जाने से नहीं डरते। या तो बारिश हो जाए तो बच्चे कहते हैं बारिश हो रही है, आज स्कूल की छुट्टी है, आज स्कूल नहीं जाएंगे। तो वहाँ बच्चे क्या है, स्कूल जाने से नहीं रुकते हैं, एक हाथ में किताबें उठाते हैं, दूसरे हाथ में बांस को पकड़ते हैं और जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से जो बने पुल को पार कर लेते हैं। जो अब इसमें समझने वाली बात है कि जो असम में जो पुल बने होते हैं वो किसके बने होते हैं, बांस और रस्सी के। किसके बने होते हैं, बांस और रस्सी के। तो उसी पुल को पार करके वो क्या जाते हैं, स्कूल जाते हैं। यहाँ पे इस इमेज में देख रहे होंगे बच्चे एक हाथ में किताब पकड़े हैं, दूसरे हाथ से बांस को पकड़े हैं या रस्सी को पकड़े हैं और लकड़ी से बने पुल को क्या कर रहे हैं, पार कर रहे हैं। ठीक है, बात करेंगे लद्दाख की। ये क्या है, लद्दाख। बच्चे किससे स्कूल जा रहे हैं, ट्रॉली। देखो, स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करनी होती है, खूब चौड़ी और गहरी नदी है। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है, यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। ट्रॉली, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रॉली। ट्रॉली क्या होती है, एक लकड़ी से बना झूला होता है, ये आप देख रहे होगे, लकड़ी से बना झूला होता है। तो ट्रॉली पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। तो जो लद्दाख में बच्चे किससे स्कूल जाते हैं, लद्दाख में बच्चे ट्रॉली का उपयोग करते हैं नदी को पार करने के लिए। ठीक है, बात करेंगे उत्तराखंड की। हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं। किसकी बात करें, उत्तराखंड में। उत्तराखंड जो इलाका है वो कैसा है, पहाड़ी इलाका है। कैसा है, पहाड़ी इलाका है, आप इस इमेज में देख रहे होंगे। तो यहाँ जो बच्चे हैं वो कैसे स्कूल जाते हैं, यहाँ की जो दूर दूर तक ज़मीन होती है वो कैसी होती है, पथरीली होती है, उबड़ खाबड़ होती है। मैदान या शहर में जो बच्चे रहते हैं उन्हें भले ही मुश्किल लगे, पर यहाँ के जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, भागते हुए पहाड़ी रास्ता पार कर जाते हैं। ठीक है, बात करें राजस्थान की। राजस्थान में बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं, यहाँ रेगिस्तान होते हैं। राजस्थान में दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आती है। दिन में रेत खूब तपती है, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और बारिश भी बहुत कम होती है। तो क्या होता है कि दिन में रेत खूब तपती है और रात में तो ठंडी हो जाती है। दिन में रेत खूब तपती है। बच्चे ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। ऊंट गाड़ी देखी है आपने, ये गई ऊंट गाड़ी, आप इस इमेज में देख लो। तो बच्चे यहाँ किसके द्वारा स्कूल जाते हैं, ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं। बात करें गुजरात की। हमारी गाड़ी का नाम जुगाड़ है, यह फट फट की आवाज़ करती हुई चलती है। आगे से देखते हैं तो मोटर बाइक की तरह दिखती है, अगर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। अगर इसको आगे से देखेंगे तो कैसी जो मोटर बाइक होती है उसकी तरह दिखाई देती है, लेकिन जो पीछे है किससे बनी होती है, लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। इसको क्या बोलते हैं, जुगाड़। क्या बोलते हैं, जुगाड़। ये कैसी आवाज़ निकालती है, फट फट की। कैसी निकालती है, फट फट की। इसी से बच्चे स्कूल जाते हैं। कहाँ पर जाते हैं, गुजरात में। गुजरात में। आगे बात करें केरल की।
केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल जाते हैं। जो केरल, इसको क्या बोलते हैं? वल्लम। ये लकड़ी की एक नाव होती है, इसको केरल में क्या बोलते हैं? वल्लम। वल्लम नौका। तो इसमें बच्चे बैठकर कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर? केरल में। कहाँ पर? केरल में। जो उत्तर के पहाड़ी इलाके हैं, उत्तर की जो पहाड़ी इलाका है, पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं? देखो, एक दूसरे का हाथ पकड़े हैं और बर्फ़ पर चढ़ रहे हैं। देखो हम कैसे स्कूल पहुँचते हैं। मीलों फैली बर्फ़ पर चलकर हम हाथ पकड़ पकड़ कर बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताज़ी बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं। अगर बर्फ़ जमी हुई है तो फिसल भी सकते हैं। जो पहाड़ी मैदानी इलाका है वहाँ बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं? एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। यहाँ बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है, जो उत्तर की पहाड़ियाँ होती हैं, तो बच्चे क्या करते हैं कि एक दूसरे का हाथ पकड़ कर बर्फ़ पर चढ़कर स्कूल जाते हैं। अब बात करें फूलों की घाटी। जो फूलों की घाटी है वो कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। कहाँ पर है फूलों की घाटी? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के चमोली ज़िले में फूलों की घाटी किससे कहते हैं? उत्तराखंड का जो चमोली ज़िला है उसको क्या बोलते हैं? फूलों की घाटी। उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज ज़िला है इत्र के लिए प्रसिद्ध है। जो उत्तर प्रदेश का कन्नौज ज़िला है, सुना होगा आपने, इत्र नगरी किसको बोलते हैं? कन्नौज को बोलते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश का कन्नौज ज़िला है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? इत्र के लिए प्रसिद्ध है। कन्नौज को इत्र की नगरी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कन्नौज को इत्र की नगरी कहा जाता है। मधुबनी चित्रकला की बात करें तो यह एक बहुत पुरानी लोक कला है। ये चित्रकला है बहुत पुरानी है। मधुबनी जो है बिहार का एक ज़िला है। क्या है? एक बिहार का ज़िला है। यह पेंटिंग चावल के पेस्ट में रंग मिलाकर बनाई जाती है। जो मधुबनी पेंटिंग होती है, क्या किया जाता है कि चावल के पेस्ट में रंग मिलाकर इसको बनाया जाता है। इस पेंटिंग में मानव, पशु, फूल, पक्षी, मछली और कई जानवरों के चित्र बनाए जाते हैं। याद करने वाली बात है कि मधुबनी जो है वो कहाँ पर है? बिहार का एक ज़िला है। ये मधुबनी जो चित्रकला होती है उसको किससे बनाया जाता है? चावल के पेस्ट में रंग मिलाकर बनाया जाता है। इसमें किसके चित्र बनाए जाते हैं? तो इसमें मानव, पशु, फूल, पक्षी, मछली और कई अन्य जानवरों के चित्र बनाए जाते हैं। किसमें? मधुबनी चित्रकला में। अब बात करेंगे हम रेगिस्तानी ओक की। किसकी बात करेंगे? रेगिस्तानी ओक की। ये जो रेगिस्तानी ओक है वो कहाँ पाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी जो जड़ें होती हैं, जे लिख गया यहाँ पर जड़ें हैं, जो इसकी जड़ें होती हैं जो बहुत गहराई तक जाती हैं। मिट्टी के अंदर इतनी गहरी चली जाती हैं इसकी जड़ें, जब तक पानी तक न पहुँच जाए। मिट्टी के अंदर इतनी गहराई तक चली जाती हैं जब तक उन्हें पानी न मिल जाए। इतनी गहरी अंदर चली जाती है। इस पेड़ के तने में पानी जमा हो जाता है। ये पेड़ क्या करता है? अपने तने में पानी को इकट्ठा कर लेता है, एकत्रित कर लेता है। जब पानी की कमी पड़ती है तो वहाँ के लोग क्या करते हैं? इस पेड़ के तना होता है उसके अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल कर पीते हैं। ये जो तना होता है इसका, रेगिस्तानी ओक का, जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इसकी याद रखने वाली बात है कि जो इसकी जड़ें मिट्टी के अंदर बहुत गहराई तक होती हैं, जहाँ तक पानी होता है, पानी तक पहुँच जाती हैं। तो जो जड़ पेड़ है वो अपने तने में क्या कर लेता है? पानी को इकट्ठा कर लेता है। जब पानी की कमी होती है, पानी नहीं मिलता, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं? इसके तने में पाइप डालकर पानी को पीते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे हम सुपर सेंस। कुछ जानवर होते हैं उनके सुपर सेंस के बारे में बात करेंगे। जानवरों में सूंघने, सुनने, छूने और महसूस करने की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है। क्षमता उनमें कैसी होती है? ज़्यादा होती है। किसकी? सूंघने की, सुनने की, छूने की और महसूस करने की। कुछ जानवरों में, कुछ जानवर बहुत दूर से अपने शिकार को देख लेते हैं, बिल्कुल धीमी आवाज़ को भी सुन लेते हैं। जैसे बाघ हो गया, चील हो गया, ये क्या है? अपने शिकार को बहुत दूर से देख लेते हैं, बहुत ऊंचे से ही देख लेते हैं।
मच्छर के बारे में बात करें तो मच्छर हमारे पैरों के तलवे की गंध से तथा हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। जो मच्छर होते हैं वो हमारे पैरों के जो तलवे होते हैं उनकी गंध से और जो हमारी शरीर की गर्मी होती है उससे हमें ढूंढ लेते हैं और आ जाते हैं हमारे कान में भूं 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 करने। इसी तरह रेशम जो कीड़ा होता है अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है उसकी गंध से। जो रेशम का कीड़ा होता है वो मादा की गंध से उसको कई किलोमीटर दूर से क्या कर लेता है, पहचान लेता है। कौन? रेशम कीट। ठीक है, ये बात हो गई सुपर सेंस के बारे में। आगे देखते हैं, अब पढ़ेंगे हम स्तनधारी। जो मैमल्स होते हैं वो क्या, स्तनधारी क्या होते हैं? स्तनधारी वे जीव होते हैं जो क्या करते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ये बच्चे देते हैं, क्या देते हैं? बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते हैं। स्तनधारी क्या करते हैं? बच्चे देते हैं। जो इनके शरीर का जो टेम्परेचर होता है और जो बाहरी वातावरण का टेम्परेचर होता है इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। इनके शरीर के तापमान पर बाहरी वातावरण के तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता है। शरीर पर बाल पाए जाते हैं तथा कान बाहर की ओर होते हैं। जो स्तनधारी जीव होते हैं उनके शरीर पर क्या पाए जाते हैं? बाल पाए जाते हैं। अब आप पक्षियों कहोगे कि पक्षी बच्चे नहीं देते, अंडे देते हैं, फिर वो स्तनधारी नहीं है। तो हाँ, वो नहीं है, लेकिन उनके शरीर पर बाल होते हैं। वो बाल नहीं होते, वो क्या होते हैं? पंख होते हैं। पक्षियों के जो बाल नहीं होते, क्या होते हैं? पंख होते हैं। तो शरीर पर बाल पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? स्तनधारी होते हैं। और उनके कान बाहर की तरफ होते हैं। कैसे? गाय देख रहे हो आप, इसके कान बाहर की तरफ हैं। चमगादड़ देख रहे हो, इसके चमगादड़ के कान बाहर की तरफ है। शरीर पर बाल हैं और ये क्या करता है? अपने बच्चों को दूध पिलाता है। चमगादड़ क्या करता है? बच्चे देता है, अंडे नहीं देता है। क्या करता है? बच्चे देता है, अपने बच्चों को दूध पिलाता है। इसके मेमरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। चमगादड़ में क्या पाए जाते हैं? मेमरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। जो मैमल्स होते हैं ये क्या होते हैं? गर्म खून वाले जानवर होते हैं। कैसे जीव होते हैं? गर्म खून वाले, हॉट ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम रेप्टाइल्स की। रेप्टाइल्स किसको बोलते हैं? सरीसृप को। ये जीव क्या करते हैं? जमीन पर रेंग कर, पेट के बल सरक कर, घिसट कर, जमीन में घिसट कर चलते हैं। जैसे सांप है, ठीक है, मगरमच्छ है, छिपकली है, कछुआ है, ये सब क्या करते हैं? ज़मीन पर घिसट कर चलते हैं, रेंग कर, पेट के बल सरक कर। तो जो पेट के बल सरक कर चलते हैं वो जीव क्या कहलाते हैं? रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? सरीसृप। ये जीव कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। कैसे होते हैं? इनका जो शरीर का खून होता है, ब्लड होता है, वो कैसा होता है? ठंडा होता है। ठीक है, इनके जो शरीर का ब्लड होता है वो कैसा होता है? ठंडा होता है। तो जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, जो स्तनधारी होते हैं, उनके शरीर का जो ब्लड होता है वो कैसा होता है? गर्म होता है। कैसा होता है? गर्म होता है। तो जो मैमल्स होते हैं वो क्या देते हैं? बच्चे देते हैं। और जो सरीसृप होते हैं, रेप्टाइल्स, क्या देते हैं? अंडे देते हैं। क्या देते हैं? अंडे देते हैं, ये बच्चे नहीं देते। और इनमें मेमरी ग्लैंड्स नहीं होती हैं इसमें सरीसृप में। ठीक है, आगे देखते हैं, कीट के बारे में पढ़ेंगे। कीट कौन कौन से होते हैं? चींटी, जो एनसीईआरटी की बुक में दिए हैं, चींटी, मच्छर, मधुमक्खी, मक्खी, तितली, तिलचट्टा, बिच्छू, ये सब क्या है? कीट हैं। क्या है? ये सब कीट हैं। अब कीट होते क्या हैं? वे जीव जिनके 6 पैर होते हैं, 3 जोड़ी टांगें होती हैं, 6 पैर होते हैं तथा पंखों के 1 या 2 जोड़े होते हैं। क्या होते हैं? पंखों के 1 या 2 जोड़े होते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? कीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कीट कहा जाता है। तो जिनके 6 पैर होते हैं, मतलब 3 जोड़ी टांगें, वो क्या होते हैं? कीट होते हैं। अब मच्छर, चींटी, मधुमक्खी, मॉस्किटो, बटरफ्लाई, कॉकरोच, स्कॉर्पियो, ये सब क्या है? कीट हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है सीटेट में कि इनमें से कीट कौन सा नहीं है? ऑप्शन दे देगा, चींटी, मच्छर, मधुमक्खी, मकड़ी। मकड़ी कीट तो है नहीं है।
तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे नहीं है से प्रश्न पूछ लेता है, या फिर कौन सा कीट है ऐसे पूछ लेगा प्रश्न। आगे देखते हैं, चींटी के बारे में बात करें। चींटी, मधुमक्खी, रेशम कीट, ये क्या होते हैं, अपनी गंध से सदस्यों को ढूंढते हैं। अब चींटी की बात करें तो जो चींटियां हैं वो क्या करती हैं, गंध छोड़ती हैं। क्या करती हैं, गंध छोड़ती हैं। जब ये काटती हैं तो इनके जो डंक में होता है, डंक में जो एसिड होता है फॉर्मिक एसिड, ये हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देती हैं। क्या कर देती हैं, हमारी बॉडी में फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट कर देती हैं जब ये काटती हैं। तो चींटी के डंक में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। तो चींटी क्या करती है, आपने देखा होगा कि चींटी लाइन में चलती हैं। लाइन में जाते हुए आपने चींटी को देखा है, आपने उनकी लाइन को तोड़ने का खूब प्रयास किया होगा, या तो हाथ रख कर, या फिर वहाँ पे कुछ पेन को रख दिया, या फिर पैर रख कर चींटी की लाइन को तोड़ने का प्रयास किया होगा। तो चींटियाँ क्या करती हैं कि लाइन को ऐसे घूम के, आपने ऐसे तोड़ने का प्रयास किया होगा यहाँ से, तो चींटियाँ क्या करेंगी, ऐसे करके घूम के निकल जाएंगी। तो वो अपना रास्ता कैसे ढूंढ लेती है, तो चींटी क्या करती हैं कि गंध छोड़ती हैं। तो जो पीछे वाली चींटी होती है उसी गंध की महक से वो उनका अपना रास्ता ढूंढ लेती है। तो चींटियाँ जो गंध छोड़ती है वो क्यों छोड़ती हैं, क्योंकि जो पीछे आने वाली चींटी है उसी के पीछे पीछे अनुसरण करके आ जाएं, ठीक है, रास्ते का पता लगा लें। तो चींटी, मधुमक्खी, रेशम कीट हैं तो क्या करते हैं, अपनी गंध से सदस्यों को ढूंढते हैं। अब रेशम कीट की बात करें, जो रेशम कीट है ये अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से इसकी गंध से पहचान लेता है। रेशम कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर से दूर से क्या कर लेता है, पहचान लेता है। अब बात करें परजीवी की। जो परजीवी होते हैं, परजीवी ये जीव या पौधे, जीव परजीवी हैं, वो जीव भी होते पौधे भी होते। तो ये जीव या पौधे दूसरे जीवों या पौधों पर क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं। क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं, उन पर आश्रित रहते हैं। ये जीव उनसे फ़ायदा उठाते हैं, और जिन जीवों पर आश्रित होते हैं उन्हें क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे आपने जोंक को देखा होगा, जोंक क्या करती है कि आपके शरीर में चिपक जाए तो क्या करती है, खून चूस लेती है। क्या कर लेती है, खून चूस लेती है। तो इससे आपको क्या हुआ, आपको तो नुकसान हुआ। आपका उसने क्या किया, खून चूस लिया, तो आपको क्या हुआ, नुकसान हुआ। लेकिन इसने खून चूसा तो इसका तो पेट भरा, तो इसको क्या हुआ, फ़ायदा। इसका तो पेट भर गया, इसे तो कोई नुकसान नहीं हुआ। इसने आपका खून चूसा तो नुकसान किसे हुआ, आपको हुआ। ऐसे ही अमरबेल, अमरबेल क्या करती है, जिस पेड़ पर चढ़ जाती है उस पेड़ को सुखा देती है। तो अमरबेल ने क्या किया कि इस पेड़ से क्या लिया, पोषण। इस पेड़ पर रह के अपना जीवन यापन कर रही है, इस पेड़ से लिया पोषण। तो पेड़ सूखा, उसको पेड़ को क्या हुआ, नुकसान, इसकी वजह से वो सूख गया, तो पेड़ को हुआ नुकसान, लेकिन अमरबेल को क्या हुआ, फ़ायदा। क्या हुआ, इसको फ़ायदा। अब इधर ये कोने में भैंस बैठी दिखाई दे रही होगी, इसके ऊपर पीठ पर एक बगुला। बगुले को आप अभी मन देखो, इस सिर्फ भैंस को देखो। भैंस के शरीर पे क्या हो जाते हैं, जूं हो जाते हैं। आपने देखा होगा भैंस के शरीर पर क्या हो जाते हैं, जूं। वो क्या करते हैं, इसका खून चूसते हैं। क्या करते हैं, भैंस का खून चूसते हैं। चूसते हैं कि नहीं चूसते होंगे, देखा होगा आपने, बड़े बड़े जूं हो जाते हैं तो भैंस का खून चूसते हैं। तो भैंस को क्या हुआ, नुकसान ही तो हुआ, उसका खून चूस ले रहे हैं सारा, तो भैंस को क्या हुआ, नुकसान हुआ। लेकिन जो जूं हो जाते हैं उनको क्या हुआ, फ़ायदा हुआ। जो जूं हैं उनको क्या हुआ, फ़ायदा हुआ। भैंस को क्या हुआ, नुकसान हुआ। ठीक है, तो परजीवी वे होते हैं जो अपने फ़ायदे के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचा दें। ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचा दें, वो क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। आगे बात करें हम सहजीविता की, सिम्बायोसिस की। अब बगुले को आप देखना, ठीक है। जब दो जीव या पौधे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या पहुंचाते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, एक दूसरे को क्या पहुंचाते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। लाइकेन, कवक या शैवाल। लाइकेन में दोनों साथ में रहते हैं, कवक और शैवाल ये एक दूसरे को क्या करते हैं, लाभ पहुँचाते हैं। इधर आप कोने में भैंस को देख रहे होगे, इसकी पीठ पर बगुला बैठा है।
अब ये बगुले ने भैंस से पूछा, भैंस में जो आपके शरीर पर जू हैं उनको खा जाऊं? तो भैंस ने बोल दिया हाँ खा जाओ। भैंस ने क्यों बोल दिया? क्योंकि उसको भी फायदा होगा, उसके शरीर से क्या होगा, ये जू निकल जाएंगे, उसका जो खून चूस रहे हैं, तो उसको भैंस को क्या होगा, इससे फ़ायदा होगा, उसको थोड़ा आराम मिलेगा कि हाँ शरीर हल्का हो जाएगा, हाँ ये जू निकल गए, बड़ा तकलीफ़ दे रहे थे मेरा खून चूस कर। लेकिन बगुला को भी क्या हुआ, फ़ायदा हुआ, इसका भी पेट भर गया। जो जू है वो उसको ये खा लेगा तो इसका क्या होगा, इसका भी पेट भर जाएगा और भैंस को भी फ़ायदा हो गया। तो दोनों को फ़ायदा, जहाँ दोनों को फ़ायदा हो, जहाँ दोनों को फ़ायदा हो वो क्या होता है, सिम्बायोसिस, सहजीविता। ठीक है। अब बात करेंगे हम एनिमल्स में, एनसीईआरटी बुक में जो फैक्ट दिए हैं उनको देखते हैं। जानवरों की त्वचा पर जो पैटर्न होते हैं वो क्यों होते हैं, बालों, उसके शरीर पर बालों के कारण होते हैं। आप जेब्रे को देख रहे हो, जो इसके शरीर पर जो धारियां दिख रही हैं ये किसके कारण है, इसके शरीर पर जो बाल हैं उसके कारण है। ये पैटर्न क्या करते हैं, इनको खतरे से बचाते हैं। जानवर अगर जेब्रा पर हमला हो रहा हो, ये घास में या कहीं छुप जाते तो पहचान नहीं आते जल्दी से, तो ये धारियाँ क्या करती हैं, इनको शिकार से बचाती हैं। तो जो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो धारियाँ हैं वो क्यों होती हैं, पैटर्न होते हैं जिस जानवरों की त्वचा पर, तो क्यों होते हैं, उनके बालों के रंग के कारण या बालों के कारण। ये पैटर्न जानवरों को शिकारियों द्वारा आसानी से पहचानने में भ्रमित करते हैं। ये कहीं चुपचाप बैठ जाए, ये धारियाँ क्या करती हैं, शिकारियों को भ्रमित कर देती हैं यहाँ कोई शिकार है या नहीं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। जैसे आपने छिपकली को देखा होगा, सर्दियों के मौसम में छिपकलियां गायब हो जाती हैं। सर्दियों के मौसम में छिपकलियां दिखाई नहीं देती हैं, तो क्या करती है, शीत निद्रा में चली जाती हैं। सर्दियों के मौसम में ये क्या करती हैं, गहरी नींद में, शीत निद्रा में चली जाती हैं। तो कुछ जानवर जो होते हैं जैसे छिपकली, ये क्या करते हैं, सर्दियों में शीत निद्रा में, कुछ खास मौसम में गहरी नींद के लिए चले जाते हैं। उस समय ये दिखाई नहीं दी होंगी, आपने देखा होगा सर्दियों मौसम में छिपकलियां घर में नहीं दिखाई देती हैं। रात में जागने वाला जानवर हर चीज़ को कैसा देखता है, काला सफ़ेद। चमगादड़ उल्लू, चमगादड़ उल्लू अपने जानवर हैं ये क्या करते हैं, रात में जागते हैं। चमगादड़ उल्लू रात में जागते हैं तो हर चीज़ को कैसा देखते हैं, काला और सफ़ेद देखते हैं। जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं उन्हें सुनने की क्षमता अधिक होती है। जैसे हाथी के कान बड़े बड़े होते हैं, वो शरीर को उनके ठंडक पहुंचाते हैं। जब उन्हें गर्मी लगती है तो उनको पंखा का भी इस्तेमाल वो उन कानों को कर लेते हैं। तो जो कान होते हैं जिन जानवरों के बड़े बड़े क्या करते हैं, उनमें सुनने की क्षमता कैसी होती है, ज़्यादा होती है। डॉल्फिन अलग अलग तरह की आवाज़ निकालकर एक दूसरे से बात करती हैं। डॉल्फिन है वो अलग अलग तरह की आवाज़ निकालकर क्या करती हैं, एक दूसरे से क्या करती हैं, संवाद करती हैं, बात करती हैं। हाथी के बारे में पढ़ेंगे। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना पसंद है। उसको हाथी को कीचड़ में खेलना और पानी में खेलना अच्छा लगता है। उससे क्या होता है, उससे शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, पंखे का काम करते हैं। और खुद को ठंडा रखने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। जब इन्हें गर्मी लगती है तो हाथी क्या करते हैं, अपने कान को हिलाकर अपने शरीर को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 केजी से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। एक वयस्क हाथी क्या करता है, एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। एक वयस्क हाथी कितना, 100 किलो से ज़्यादा एक दिन में। तीन महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम होता है। 3 महीने का हाथी का जो वजन होता है वो कितना होता है, 200 किलोग्राम। कितने महीने का, पूरे वयस्क हाथी का नहीं, 3 महीने का हाथी का। एनसीईआरटी की बुक में दिया है कि 3 महीने का जो हाथी होता है उसका वजन कितना होता है, 200 किलोग्राम। कितना होता है, 200 किलोग्राम।
एक दिन में हाथी एक दिन में कितना सोता है? 2 से 4 घंटे। आप सोच रहे होगे कि ये ज़्यादा खाता है, बड़ा जानवर है तो आलसी भी होगा, खा लेता होगा, पड़ा रहता होगा, पर नहीं, ये सिर्फ दिन में कितने घंटे ही सोता है? 2 से 4 घंटे ही सोता है। कितने घंटे? 2 से 4 घंटे सोता है, 2 से 4 घंटे आराम करता है। जो हाथी का झुंड होता है उसमें केवल हथनियाँ और उनके बच्चे ही होते हैं। झुंड देख रहे हो आप, इसमें केवल हथनियाँ हैं और उनके बच्चे हैं। एक बुजुर्ग हथनी जो होगी वो हाथी का क्या करेगी? नेतृत्व, अपने झुंड का क्या करेगी? नेतृत्व करती है। झुंड की नेता कौन होती है? बुजुर्ग हथनी होती है। जो उसमें सबसे बूढ़ी हथनी होगी वही झुंड की नेता होगी। झुंड में 10 से 12 हथनी होती हैं और उनके क्या होते हैं? बच्चे। 10 से लेके 12 तक क्या होती हैं? हथनियाँ होती हैं और उनके बच्चे होते हैं। हाथी झुंड में नहीं रहते, वो 14-15 साल तक क्या करते हैं? झुंड को छोड़ देते हैं। हाथी झुंड में नहीं रहते, सिर्फ 14-15 साल तक ही झुंड में रहते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? वो झुंड से अलग हो जाते हैं, झुंड को छोड़ देते हैं। ठीक है, ये बात हो गई हाथी के बारे में। अब बात करेंगे स्लॉथ के बारे में। यह भालू की तरह दिखता है पर भालू नहीं है, यह एक आलसी जानवर है। जो स्लॉथ है बहुत ज़्यादा आलसी जानवर है, बहुत ज़्यादा आलसी जानवर है। ये भालू की तरह दिखता है पर ये भालू है नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? स्लॉथ बोलते हैं। ये पेड़ पर क्या करता है? उल्टा लटका रहता है। आप इस इमेज में देख रहे होगे कि पेड़ पर ये उल्टा लटका है। तो जो स्लॉथ है 17 घंटे तक सोता है। कितने घंटे तक? 17 घंटे तक सोता है पेड़ पर उल्टा लटक के। कैसा? उल्टा लटक कर कितने घंटे सोता है? 17 घंटे तक सोता है। इतना आलसी है कि 17 घंटे तक सोता है। यह एक स्तनधारी और शाकाहारी जीव है, सिर्फ पत्ते खाता है। उस पेड़ पे, जिस पेड़ पे रहता है उसी के पत्ते को खाता है, इतना आलसी है। क्या है ये? एक स्तनधारी और शाकाहारी जीव है। ये 40 वर्ष तक जिंदा रहता है। कितना रहता है? 40 वर्ष तक जीवित रहता है। जो इसका जीवन काल है वो कितना है? 40 वर्ष है। ठीक है, तो जो 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ केवल 8 पेड़ों पर ही घूम पाता है। एक पेड़ पर चढ़ा, उसके पत्ते को साफ किया, उसके बाद दूसरे पेड़ पर जाएगा। तो जब तक उसके पत्ते खाता रहेगा, जब तक उस पेड़ पर पत्ते होंगे। तो जो इसमें ये रहता है उसी को पत्ते को खाता है। और पूरे 40 वर्ष के जीवन काल में सिर्फ 8 पेड़ों पर ये घूम पाता है। 17 घंटे सोता ही है तो खाएगा कब? यह सप्ताह में केवल एक बार सोच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। जो स्लॉथ है वो हफ्ता में सिर्फ एक बार, 7 दिन में केवल एक बार पेड़ से नीचे आता है, वो भी कि सोच के लिए। उससे पहले पेड़ के नीचे नहीं आएगा। जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाता है। ये बात हो गई किसके बारे में? स्लॉथ के बारे में। चैनल पर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब बात करेंगे हम बाघ के बारे में। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना अधिक देख सकता है। जो इसके देखने की क्षमता होती है बाघ की, हमसे कितनी होती? 6 गुना अधिक देखने की क्षमता होती है। इसकी दहाड़ को 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। जो उसके गुर्राने की आवाज़ है, दहाड़ने की आवाज़ है, कितने किलोमीटर तक सुनाई दे सकती है? 3 किलोमीटर तक। मौका देखकर ये क्या करता है? अपनी आवाज़ को बदल लेता है। मौका के अनुसार अपनी आवाज़ को क्या कर लेता है? चेंज कर लेता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते हैं। क्या करते हैं? मूत्र करके अपनी गंध को छोड़ते हैं। उससे इन्हें पता चल जाता है कि इनके इलाके में कोई दूसरा बाघ तो नहीं आया है। ये हो गई बाघ के बारे में बात। बाघ हवा से पत्ते के हिलने और शिकार की झाड़ियों के हिलने से हुई आवाज़ को भांप लेता है। बाघ क्या करता है? अब अगर झाड़ियों की पत्तों की हिलने की आवाज़ हो रही है या फिर वहाँ पर वास्तव में कोई शिकार है, तो इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो तुरंत पता कर लेता है। बाघ की मूंछें हवा में कंपन को भांपती हैं। जो बाघ की जो मूंछें हैं ये क्या करती हैं? हवा में हुए कंपन को क्या करती हैं? भांपती हैं, जिससे शिकार की सही स्थिति का पता उन्हें चल जाता है, जिससे वह क्या करते हैं? अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेते हैं। बाघ मूंछों से कंपन होता है तो बाघ की स्थिति उन्हें शिकार की स्थिति पता चल जाती है। तो जो क्या करते हैं कि अंधेरे में भी उसकी सहायता से क्या कर लेते हैं? रास्ते को ढूंढ लेते हैं।
बाघ के कान बाहर की आवाज़ को इकट्ठा करने में मदद करते हैं। जो बाघ के कान है वो क्या करते हैं, बाहर की जो आवाज़ है उसको इकट्ठा करने में मदद करते हैं। अलग अलग दिशाओं में भी घूम जाते हैं। जो बाघ के कान हैं ये अलग अलग दिशाओं में भी घूम जाते हैं। कुत्ते के बारे में देखते हैं। कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से पहचान लेता है। अगर जैसे बाघ मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है कि पता चल जाए उस इलाके में कोई आया है या नहीं, तो कुत्ता दूसरे कुत्ते की मल मूत्र की गंध से पहचान लेता है उसके इलाके में कोई बाहर का कुत्ता आया था या नहीं। उस मल मूत्र की गंध से पहचान लेता है। चूहे के बारे में देखें तो चूहे की जो देखने की क्षमता होती है वो क्या होती है, कम होती है। चूहे के देखने की क्षमता कम होती है। सूंघने, छूने, टेस्ट करने की क्षमता कैसी होती है, अधिक होती है। दिखाई इसको कम देता है, इसकी देखने की क्षमता है वो कम होती है, लेकिन इसकी जो ज़्यादा अच्छी क्षमता है वो किसकी होती है, सूंघने की, छूने की, टेस्ट करने की अधिक होती है। चूहे का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, 1 से 2 साल तक ये जिंदा रहता है। इसका जो जीवन काल है 1 से 2 साल तक का होता है। सांप के बारे में देखेंगे। देश में पाए जाने वाले सांपों में 4 प्रकार के सांप ही कैसे हैं, जहरीले हैं। अब वो जहरीले सांप कौन कौन से हैं, किंग कोबरा है, करेंत है, दुबोइया है, अफाई है। ये 4 प्रकार के जो सांप हैं भारत में वो कैसे हैं, जहरीले हैं। अजगर एक ऐसा सांप है जिसमें जहर नहीं होता है। अजगर एक ऐसा सांप है जिसमें नहीं होता है, जहर नहीं होता है। सांप खेतों में फसलों को चूहों से बचाने में मदद करते हैं। खेतों में चूहे हो जाते हैं वो क्या करते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। क्या करते हैं, फसलों को कुतर देते हैं, काट देते हैं, तो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। सांप क्या करते हैं, उन चूहों को खा जाते हैं। तो सांप खेतों में फसलों को चूहों से बचाने में मदद करते हैं। सांपों को पालने वाले लोग को क्या कहा जाता है, कालबेलिया। जो कालबेलिया लोग होते हैं वो कौन होते हैं, जो सांप को पालते हैं। तो कालबेलिया लोगों, सांप को पालने वाले लोगों को क्या बोला जाता है, कालबेलिया। क्या बोला जाता है, कालबेलिया कहा जाता है। ठीक है। सांप क्या करते हैं, अंडे देते हैं। क्या करते हैं, अंडे देते हैं। सांप को सुनाई नहीं देता है, ये यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपन को महसूस करते हैं। जो सांप को क्या है, सुनाई नहीं देता है। कहोगे बीन बजाते तो सांप नाचता क्यों है, तो जो उसमें जो यंत्र होता है, जो बीन, वो क्या होता है, उसमें कंपन उत्पन्न होती है, उसको महसूस करता है, वो सुनाई नहीं देता है। सांप के 2 खोखले नुकीले दांत होते हैं। सांप के जो दांत होते हैं वो 2 दांत होते हैं, वो खोखले होते हैं और नुकीले होते हैं। कैसे होते हैं, खोखले और नुकीले। सांपों के काटने की दवा सांप के जहर से ही बनती है। जो सांप काटने की जो दवा है वो किससे बनाई जाती है, वो सांप के जहर से ही बनती है। सांपों के शरीर का ताप वातावरण के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। जो सांपों के शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो वहाँ के वातावरण के अनुसार क्या होता रहता है, घटता बढ़ता रहता है, प्लस माइनस होता रहता है, घटता बढ़ता रहता है उसका टेम्परेचर। आगे मछलियाँ के बारे में देखते हैं। मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों द्वारा देती हैं। जो मछलियाँ हैं वो खतरे की चेतावनी किससे देती हैं, एक दूसरे को बिजली तरंगों द्वारा देती हैं। श्वसन गलफड़ों द्वारा करती हैं। जो मछलियाँ हैं सांस किसके द्वारा लेती हैं, जो श्वसन करती हैं वो किसके द्वारा करती हैं, गलफड़ों के द्वारा। किसके द्वारा करती हैं, गलफड़ों के द्वारा। गिलहरी की बात करें तो गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए क्या करती हैं, चीज़ों को कुछ ना कुछ चीज़ों को कुतरती रहती हैं। तो गिलहरी के दांत क्या हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ कुतरते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि इनके दांत घिस जाते हैं। इसीलिए चीज़ों को हमेशा कुछ न कुछ कुतरती रहती हैं। केंचुआ किसान का मित्र है, इनके मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खा जाते हैं। जो केंचुए को क्या बोला जाता है, किसान का मित्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है, किसान का मित्र। एनसीईआरटी की बुक में दिया है
कई बार पेपर में पूछा गया है कि केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। ये क्या करते हैं, अपने मल से क्या करते हैं, ज़मीन को उपजाऊ बनाते हैं। क्या करते हैं, ज़मीन को उपजाऊ बनाते हैं। केंचुआ खाता क्या है, तो केंचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाता है। ज़मीन में छेद बनाकर मिट्टी को क्या करता है, मुलायम। ये केंचुआ दिखाई दे रहा है, यही है केंचुआ। ज़मीन में छेद बनाकर क्या करता है, मिट्टी को मुलायम करता है और अपने मल से क्या बनाता है, ज़मीन को उपजाऊ बनाता है। पश्मीना शॉल, पश्मीना शॉल के बारे में बात करें तो चांगपा जनजाति द्वारा पाली गई बकरियों के बालों से पश्मीना शॉल बनाई जाती है। जो पश्मीना शॉल है, ये आपको बकरियां दिखाई दे रही हैं, चांगपा जनजाति द्वारा पाली गई जो बकरियां होती हैं, इनके बालों से क्या बनाई जाती है, पश्मीना शॉल बनाई जाती है। ये शॉल को हाथ से बुनकर बनाया जाता है, क्योंकि इनके जो बकरियों के बाल होते हैं वो इतने महीन होते हैं कि आपका एक बाल और इन बकरियों के 6 बाल, आपके एक बाल में इन बकरियों के 6 बाल बन जाएंगे। इतने महीन बाल होते हैं इनके, तो इसलिए इनको हाथ से बुनकर बनाया जाता है। इनको मशीन से नहीं बुना जा सकता, क्योंकि इनके जो बाल होते हैं बहुत पतले होते हैं, बहुत महीन होते हैं। एक शॉल 6 स्वेटर के जितना गर्म होती है। जो एक शॉल है वो 6 स्वेटर के बराबर गर्म होती है। प्लेन शॉल को बनाने में कितना समय लगता है, तो 250 घंटे का समय लगता है एक प्लेन शॉल को बनाने में। तो एक प्लेन शॉल को बनाने में कितना समय लगता है, तो 250 घंटे का समय लगता है एक शॉल को बनाने में। बकरियां जिस जगह रहती हैं वहाँ का जो टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कहाँ का, जहाँ ये बकरियां रहती हैं उस जगह का टेम्परेचर। पोचमपल्ली अपने चमकीले रंग की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। पोचमपल्ली है, ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश का एक शहर है। आंध्र प्रदेश का एक शहर है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, अपनी चमकीली रंग की साड़ियों के लिए। किस लिए प्रसिद्ध है, चमकीले रंग की साड़ियों के लिए। चमकीले रंग की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ रेशम के धागे का उपयोग रेशम की साड़ियों को तैयार करने के लिए किया जाता है। जो रेशम है इसके धागे का उपयोग किसके लिए करते हैं, जो रेशम की साड़ियाँ बनाई जाती हैं उसको तैयार करने के लिए रेशम के धागे का उपयोग किया जाता है। आबू धाबी की बात करें तो यहाँ जो पेट्रोल है वो पानी से महंगा, जो पेट्रोल है वो पानी से सस्ता है। कैसा है, पानी से सस्ता है। आबू धाबी में पेट्रोल पानी से सस्ता है। कैसा है, पानी से सस्ता। आबू धाबी है जो, वहाँ पर जो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। पहले आगे बात कर लेते हैं। यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है, दिरहम है। आबू धाबी, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, जो आबू धाबी की जो मुद्रा है वो क्या है, दिरहम है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पेट्रोल पानी से सस्ता है। आबू धाबी में पानी ज़्यादा महंगा है, पेट्रोल सस्ता है। तो मुद्रा क्या है आबू धाबी की, दिरहम है। आबू धाबी में जो मौसम है वो कैसा होता है, बहुत गर्म होता है। कैसा होता है, गर्म होता है। जो वहाँ जो आबू धाबी है रेगिस्तानी इलाके में है। कैसा है, रेगिस्तानी इलाके में, आसपास रेगिस्तान है। यहाँ ना तो बारिश होती है, ना नदियाँ हैं, ना झीलें हैं, ना तालाब है। ज़मीन के नीचे भी पानी नहीं है। जो आबू धाबी है ना तो वहाँ पर नदियाँ हैं, ना झीलें हैं, ना तालाब है। वहाँ ज़मीन के नीचे भी पानी नहीं है, बारिश भी नहीं होती है। लेकिन जो रेतीली मिट्टी है वहाँ उसके नीचे बहुत सारा तेल है, इसीलिए वहाँ तेल कैसा है, सस्ता है। तेल कैसा है, सस्ता है। पानी नहीं है तो पानी कैसा है, महंगा है बहुत। ये बात हो गई आबू धाबी के बारे में। अब बात करेंगे अनीता कुशवाहा के बारे में। किसके बारे में, अनीता कुशवाहा। गर्ल स्टार कौन है, गर्ल स्टार है, सच्ची घटना है। क्या है, गर्ल स्टार अनीता कुशवाहा। गर्ल स्टार अनीता कुशवाहा। अनीता बिहार में कुशवाहा मुजफ्फर जिले के बोचहा गांव में रहती है। जो अनीता कुशवाहा हैं वो बिहार में कुशवाहा मुजफ्फर जिले के
सॉरी, अनीता कुशवाहा, यहाँ पर हो गया है जो यहाँ होना चाहिए था। बिहार में मुजफ्फर ज़िले के बोचाहा गांव में रहती हैं। जो अनीता है मुजफ्फर ज़िले के बोचाहा गांव में रहती हैं। अनीता गर्ल स्टार हैं। ये पढ़ाई के साथ साथ मधुमक्खी पालने का काम भी करती हैं। जो अनीता कुशवाहा हैं, यह क्या करती हैं कि अपनी पढ़ाई करती हैं और बच्चों को भी पढ़ाती हैं, उसके साथ साथ क्या करती हैं, मधुमक्खी पालने का काम करती हैं, मधुमक्खी को पालने का काम करती है। अनीता कुशवाहा जो हैं अपनी पढ़ाई बच्चों को भी पढ़ाती हैं और उसके साथ क्या करती हैं, मधुमक्खी को पालने का काम करती हैं। जो अनीता के इलाके में जहाँ पर अनीता रहती है वहाँ क्या है, बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। क्या है, बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। जो अनीता है उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, वो पढ़ नहीं पा रही थी, तो उसने क्या किया, अपना एक व्यवसाय भी शुरू किया मधुमक्खी को पालने का, पढ़ाई के साथ साथ, जिससे क्या है अब वो पढ़ पा रही है। तो अनीता है वो उसके इलाका है जो वहाँ पर क्या है, बहुत सारे लीची के पेड़ हैं, बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। तो लीची के फूल जो होते हैं मधुमक्खियों को लुभाते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो जो लीची के पेड़ कहाँ पर हैं, अनीता के इलाके में। अनीता कहाँ पर रहती है, मुजफ्फर ज़िले के बोचाहा गाँव में। तो लीची के पेड़ वहाँ बहुत हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। वहाँ के लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। जो अनीता यहाँ रहती है बिहार में बोचाहा गांव में, वहाँ के लोग क्या करते हैं, मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे जो उपयुक्त समय होता है, सबसे बेस्ट टाइम होता है, वो कौन सा होता है, अक्टूबर से दिसंबर का जो महीना होता है उस समय मधुमक्खी का पालन किया जाता है, क्योंकि उसी समय ये क्या करती हैं, मधुमक्खियाँ अंडे देती हैं। मधुमक्खियों को जो अंडे देने का समय होता है वो कब होता है, अक्टूबर से दिसंबर के समय होता है। मधुमक्खियाँ अक्टूबर से दिसंबर के समय में क्या देती हैं, अंडे देती हैं। उसी समय मधुमक्खी का जो पालन शुरू करने का सबसे उपयुक्त समय यही होता है। जो लीची के फूल हैं वो कब खिलते हैं, फरवरी में खिलते हैं। NCERT पॉइंट है, जो लीची के फूल हैं वो कब खिलते हैं, फरवरी में खिलते हैं। कब खिलते हैं, फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी के बारे में बात करें तो मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। मधुमक्खी क्या है, एक सामाजिक कीट है। प्रजाति के साथ साथ ये कॉलोनी में रहते हैं, समुदाय में, बस्ती में रहते हैं। क्या है, एक सामाजिक कीट है। इसके डंक में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, या इसको बोलते हैं मेथोनोइक एसिड होता है। ये जब हमारे शरीर में क्या काटती हैं तो हमारे शरीर में फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट कर देती हैं। छत्ते में एक तो रानी मक्खी होती है जो सिर्फ क्या करती है, अंडे देती है। कुछ नर ड्रोन होते हैं और कुछ श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं। श्रमिक मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, ये छत्ते की देखभाल करती हैं और काम करती हैं। जो कार्य करने वाली मधुमक्खियाँ होती हैं उनको क्या बोला जाता है, श्रमिक मधुमक्खियाँ। क्या बोला जाता है, श्रमिक मधुमक्खियाँ। जो क्या करती हैं, जिनका कार्य क्या होता है, शहद को इकट्ठा करना, छत्ते का निर्माण करना, और जो रानी मधुमक्खी है छत्ते का निर्माण करना, उसका संरक्षण भी करना, और रानी मधुमक्खी का भी संरक्षण करना। छत्ते में आगे देखते हैं। रानी मधुमक्खी 5 साल तक जीवित रह सकती है। जो रानी मधुमक्खी है उसका जीवन काल कितना होता है, 5 साल तक। और एकमात्र मधुमक्खी है जो क्या करती है, अंडे देती है। इस पूरे छत्ते में एक ही मक्खी क्या करती है, अंडे देने का काम करती है। वो कौन होती है, रानी मक्खी। कौन होती है, रानी मक्खी। और बकाया नर ड्रोन होते हैं, जिनको ड्रोन बोलते हैं, नर मक्खियाँ होती हैं। और श्रमिक मक्खियाँ होती हैं जो छत्ते की देखभाल करती हैं, शहद इकट्ठा करती हैं। ठीक है, तो एक ही रानी मक्खी होती है जो इस पूरे छत्ते में क्या करती है, अंडे देती है। मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, डांस करके एक दूसरे से संवाद करती हैं। आपने देखा होगा कि मधुमक्खियाँ एक जगह रुककर अपनी कमर को हिला करके बूम बूम की आवाज़ निकालती है, वही कमर हिलाती है। तो वो क्या करती हैं, डांस करती हैं। दूसरी मक्खी को बताती हैं, हाँ तुम भी आ जाओ, यहाँ शहद है, यहाँ फूल है, यहाँ मिलेगा हमें शहद, तुम भी आ जाओ। तो डांस करके ये अपनी कमर को हिला करके एक दूसरे से संवाद करती हैं, तो दूसरी मक्खी को भी बुला लेती हैं। ठीक है,
अब दीमक चींटियाँ तथा यह समूह में रहते हैं। जो दीमक चींटियाँ तथा ये सब क्या है, समूह में रहते हैं, सामाजिक कीट हैं। इनके डंक में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। चींटी चलते समय जमीन पर गंध छोड़ती हैं, जिससे पीछे आने वाली चींटी को रास्ता मिल जाता है। अभी बताया था कि एक चींटी दूसरी चींटी का अनुसरण करके पीछे पीछे चलती है, क्योंकि आगे वाली चींटी है जो एक दूसरे को जो सारी चींटियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, गंध को छोड़ती हैं। चींटियों की 3 जोड़ी टांगें होती हैं, 6 पैर होते हैं, तभी तो ये कीट है। चींटियाँ खाने की चीज़ों को बिल में एकत्रित करती हैं। चींटियाँ खाने की जो चीज़ें होती हैं वो क्या करती हैं, ढो ढो के अपने बिल में इकट्ठा करती हैं। देखा होगा चींटियाँ चलती रहती है, कुछ ना कुछ ढोती रहती है। वो क्या करती हैं, अपने बिल में उन चीज़ों को क्या करती हैं, एकत्रित कर लेती हैं, जमा कर लेती हैं। बात करेंगे पक्षियों के बारे में। मोर, पीकॉक, एक पक्षी ऐसा जिसकी तुम पर पैसा सिर से दुम तक दिखे, नीला ही नीला। एनसीईआरटी में ये दिया है कि एक पक्षी ऐसा जिसकी तुम पर पैसा सिर से दुम तक दिखे, नीला ही नीला, बताओ कौन। अब इसकी सिर पर क्या है, दुम तक दिखे, सिर से दुम तक कैसा दिखता है, नीला ही नीला दिखता है, और जिसकी दुम पर क्या है, पैसा है। तो बताओ कौन, तो क्या हो जाएगा, मोर। क्या हो जाएगा, मोर। जो नीला मोर है वो भारत का क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है। मोर भी कई कलर के होते हैं, उनमें से नीला जो मोर है वो क्या है, या ये नीला मोर ये क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसे 26 जनवरी 1963 को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। कब किया, 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। इसका जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, पावो क्रिस्टेटस। क्या है, पावो क्रिस्टेटस। इसको संस्कृत में बोलते हैं मयूर। संस्कृत में क्या बोलते हैं इसको, मयूर। गिद्ध के बारे में बात करें तो गिद्ध जो है मरे हुए पशुओं के शवों को खाकर पर्यावरण एवं प्रकृति की सफाई करता है। सफाई कर्मी इसे कहा जाता है। जो प्रकृति का सफाई, क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है, तो प्रकृति का सफाई कर्मी गिद्ध को कहा जाता है, क्योंकि जो मरे हुए पशु होते हैं उनके शवों को क्या करता है, खाता है। क्या करता है, खाता है, पर्यावरण की सफाई करता है। भारत में जो गंजे सिर वाले गिद्ध कहाँ पाए जाते हैं, ये देख रहे हो आगे आप इमेज में, जो गंजे वाले सिर वाले गिद्ध होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, भारत में। गिद्ध को रेड डाटा बुक में शामिल किया गया है। जो गिद्ध है उसको किसमें, रेड डाटा बुक में शामिल किया गया है। संकटग्रस्त प्रजाति में इसको क्या किया गया है, शामिल किया गया है। गिद्ध के दिखाई न देने का कारण क्या है, डाइक्लोफेनाक जो दवा होती है उसके खाने से क्या होता है, पशु की मृत्यु हो जाती है। तो जैसे पशु को कोई दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है, पशु बीमार है, तो उसको क्या किया जाता है, डाइक्लोफेनाक उसको दवा खिलाई जाती है। अगर उसके बाद क्या होता है कि अगर उस पशु की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसके मांस को खाने से क्या होता है, गिद्ध मर जाते हैं। तो क्या होता है, उसके मांस को अगर गिद्ध खा लेते हैं तो गिद्ध क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसीलिए गिद्ध अब कम दिखाई नहीं देते। गिद्ध क्या करते हैं, अपने पैरों पर पेशाब करता है। ये गिद्ध है ही क्या करता है, अपने पैरों पर पेशाब करता है। गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक देख लेते हैं। हमसे इनकी जो देखने की क्षमता होती है वो कितनी होती है, 4 गुना अधिक देखने की होती है। और बाकी कितनी होती है, 6 गुना अधिक देखने की होती है। गौरैया के बारे में बात करें तो गौरैया अपना घोंसला कहीं भी बना लेती है, या अपना घोंसला आईने के पीछे, अलमारी के ऊपर, दीवार पर बना लेती है। घर की चिड़िया है, या अपना घोंसला कहीं भी बना लेती है। अपना आईने के पीछे, शीशे के पीछे बना लेगी, अलमारी के ऊपर बना लेगी, दीवार पर बना लेती है। तो गौरैया अपना घोंसला कहीं भी बना लेती है। 20 मार्च को क्या मनाया जाता है, गौरैया दिवस। 20 मार्च को क्या मनाया जाता है, गौरैया दिवस। गौरैया दिल्ली का राजकीय पक्षी है। क्या है, दिल्ली का राजकीय पक्षी है गौरैया। दर्जन चिड़िया, यह चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती। देख लो, दर्जी को क्या बोला जाता है, टेलर। क्या बोलते हैं, टेलर। टेलर क्या करता है, सिलाई का काम करता है। टेलर क्या करता है, सिलाई का काम करता है। तो जो दर्जन चिड़िया है वो भी क्या करती है, सिलाई का काम करती है। अपने जो घोंसला है उसको सिलकर बनाती है। देख रहे हो आप, पेड़ पत्तों को एक दूसरे में सिलकर बना रही है, देख रहे हो आप।
तो दर्जन चिड़िया है वो अपना घोंसला कैसे बनाती है, तो उसकी जो चोंच होती है वो नुकीली होती है, इस पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती है। आगे बात करें उल्लू के बारे में, तो उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। जो उल्लू की गर्दन होती है वो क्या करता है, अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा लेता है। उल्लू की आंखें मनुष्य की तरह सामने होती हैं। जो उल्लू की आंखें हैं देख रहे हो आप, मनुष्य की तरह सामने होती हैं। यह अपना घोंसला सुनसान जगह और सूखे पेड़ों पर अपना घोंसला बनाता है। उल्लू अपना घोंसला किधर बनाता है, या सुनसान जगह में बनाएगा या फिर सूखे पेड़ों पर अपना घोंसला बनाता है। यह रात्रिचर प्राणी है, रात में जगता है और इसको कैसा दिखाई देता है, सिर्फ काला और सफ़ेद। कैसा दिखता है, काला और सफ़ेद। रात में जगने वाले प्राणी को दो ही कलर दिखाई देते हैं, काले और सफ़ेद। कलचिड़ी को क्या बोलते हैं, इंडियन रोबिन बोलते हैं। कलचिड़ी को क्या बोलते हैं, इंडियन रोबिन बोलते हैं। इसकी चोंच कैसी होती है, अंदर लाल होती है। चोंच कैसी होती है, अंदर लाल होती है। ये क्या करती है, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं उनको खाती है। ये अपना घोंसला पत्थरों के बीच में बना लेती है। क्या करती है, अपने घोंसले को कहाँ बनाती है, तो पत्थरों के बीच में ये अपना घोंसला बना लेती है। इसका घोंसला घास का बना होता है। इसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है। इसका जो घोंसला होता है कलचिड़ी का, इंडियन रोबिन का, जो उस पौधों की नाजुक टहनियाँ होती हैं या फिर जड़ें होती हैं पतली पतली, या फिर ऊन, बाल, रुई, ये सब बिछा करके क्या बनाती है, अपना घोंसला बनाती है। आगे बात करें फाख्ता की, तो फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ पर अपना घोंसला बनाता है। ये क्या है, कैक्टस के कांटे हैं, या तो इनके बीच में अपना घोंसला बनाएगा या फिर मेहंदी की जो मेड़ होती है उस पर अपना घोंसला बनाएगा। फाख्ता के बारे में हो गया। अब किसके बारे में, कठफोड़ा चिड़िया के बारे में बात करें तो यह पेड़ के तने में छेद बनाकर उसमें छिपे कीड़ों को खाती है और अपना घोंसला बनाती है। इसकी चोंच इतनी मजबूत होती है। कठफोड़वा, काटमिस क्या होता है, लकड़ी। काटमिस क्या होता है, लकड़ी। फोड़वा, फोड़कर लकड़ी को फोड़कर क्या बनाती है, घोंसला बनाती है। कौन बनाती है, कठफोड़वा। इसमें जो कीड़े होते हैं उनको खा जाती है और इसी में अपना घोंसला बना लेती है। तो ये हो गई कठफोड़वा की बात। बसंत गौरी गर्मियों में टुक टुक करती है। ये भी पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर अंडे रखती है। कठफोड़वा की तरह ही होती है, पेड़ के तने में छेद बनाकर क्या रखती है, अंडे रखती है। शकरखोरा की बात करें, इसको क्या बोलते हैं, सनबर्ड। क्या बोलते हैं, सनबर्ड। अपना घोंसला किसी छोटे पेड़ या डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। पेड़ घोंसला देख रहे हो, किसी पेड़ या डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। इसमें घोंसले में बाल, घास, टहनियाँ, सूखे पत्ते, कपड़ों के चीथड़े, मकड़ी के जाले जैसे बने होते हैं। जो इसका घोंसला है, ये अपने घोंसले में किसका इस्तेमाल करता है, बाल, घास, टहनियाँ, सूखे पत्ते, कपड़ों के जो चीथड़े होते हैं उनको मकड़ी के जाले जैसे क्या बनाता है, अपने घोंसले बनाता है। पेड़ पर लटकता हुआ घोंसला होता है इसका। मैना अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और आता भी है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है। मैना कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को झटक कर के आगे पीछे करता है, ऐसे ऑप्शन दे देता है। तो मैना अपनी गर्दन को क्या करती है, झटक कर अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। बीवर, नर बीवर इसका जो घोंसला है वो क्या बनाता है, नर बीवर बनाता है। बीवर को क्या बोलते हैं, बया पक्षी। जो बीवर है ये इसमें नर बीवर घोंसला बनाता है। नर बीवर घोंसला बनाता है। मादा उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो घोंसला पसंद आता है उसी में अंडे देती है। यह स्वयंवर होता है। क्या होता है, स्वयंवर होता है। नर घोंसला बनाता है, मादा उनमें से सभी को देखेगी, घोंसलों को जो अच्छा लगेगा उसी में वह अंडे देगी। कोयल, ये कूकू की आवाज़ निकालती है। अपनी मीठी आवाज़ के लिए प्रसिद्ध है। यह पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल बड़ी चालाक है। ये क्या करती, कौए के घोंसले में अंडे देती है। कौआ इसी के बच्चे को पालता है, जब बड़े हो जाते तो अपने उड़ जाते हैं। तो कौए के घोंसले में क्या करती है, कोयल अंडे देती है, अपना घोंसला नहीं बनाती है। अपनी मीठी आवाज़ के लिए प्रसिद्ध है। कौन, कोयल।
चील इसकी पूंछ लंबी और खांचे वाली होती है। यह अपना घोंसला सबसे ऊंची डाल पर बनाती है। कौवा क्या करता है, अपना घोंसला पेड़ की ऊंची डाल पर बनाता है, लेकिन जो चील है वो देखेगी कि सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा है और उस पेड़ में भी सबसे ऊंची डाली कौन सी है। तो पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला कौन बनाता है, कौवा। और जो सबसे ऊंची डाली है उस पर कौन बनाता है, चील। इसका घोंसला सबसे बड़ा, सबसे चौड़ा 4 से 5 फीट तक का होता है। जो चील का घोंसला है ये सबसे बड़ा, सबसे चौड़ा होता है। कितना होता है, 4 से 5 फीट तक होता है। ये क्या करती है, हमसे 4 गुना अधिक देख लेती है बाज और चील। बाज और चील, गिद्ध हमसे कितना गुना देख लेते हैं, 4 गुना अधिक। और जो बाघ है वो कितना देख लेता है, बाघ 6 गुना अधिक। चील और गिद्ध क्या होते हैं, 4 गुना अधिक देख लेते हैं हमसे। आगे बात करें, चील अपने घोंसले का साल दर साल इस्तेमाल करती है। चील अपने घोंसले को, और पक्षी क्या करते हैं, हर साल अपना घोंसला नया बनाते हैं, हर बार अपना घोंसले को नया बनाते हैं। लेकिन चील क्या करती है, कई सालों तक अपने घोंसले को इस्तेमाल करती है। चील जमीन पर पड़ी हुई चीज को 1 से 2 किलोमीटर दूर से देख लेता है। कोई चीज़ जमीन पर पड़ी है तो इसकी जो नज़र है वो हमसे 4 गुना अधिक होती है। तो वो 1 से 2 किलोमीटर दूर से ही उस चीज़ को देख लेता है। कबूतर के बाद बात करें तो कबूतर गुटर गू की आवाज़ निकालता है। ये अपना घोंसला सुनसान मकानों में, खंडर में या पुराने मकानों में बनाता है। कबूतर अपना घोंसला कहाँ बनाता है, सुनसान मकानों में, खंडरों में या फिर पुराने मकानों में। कौन घोंसला बनाता है, क्वेश्चन आए कि सुनसान खंडरों में, पुराने मकानों में घोंसला कौन बनाता है, तो कबूतर बनाता है। कौन बनाता है, कबूतर बनाता है। कबूतर शांति का प्रतीक है। कबूतर क्या बोला जाता है, शांति का प्रतीक है। कौवा यह अपना घोंसला पेड़ की ऊंची डाल पर बनाता है। चील के बारे में पढ़ा था, वो सबसे ऊंची, और कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर बनाता है। इसका घोंसला किसका बना होता है, तो इसका घोंसला लोहे के तारों और लकड़ियों की टहनियों का बना होता है। जो कौवे का घोंसला है वो किससे बना होता है, लोहे के तारों और लकड़ी की टहनियों का बना होता है। कोयल का कौवा के घोंसले में अंडे देती है। कोयल क्या करती है, कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। तो कोयल क्या करती है कि कौवा के घोंसले में अंडे देती है। कौवा क्या करता है कि उसके अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। कोयल बड़ी चालाक होती है, अपना घोंसला ही नहीं बनाती। अब कुछ NCERT फैक्ट दिए हैं बुक में पक्षियों के बारे में, उनको देखते हैं। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जो उनके सिर के दोनों तरफ क्या होते हैं, छोटे छोटे से छेद होते हैं। पंख, जो पक्षियों के पंख होते हैं वो उड़ने में मदद करते हैं। किस में मदद करते हैं, उड़ने में मदद करते हैं, और उन्हें गर्माहट देते हैं, उन्हें गर्मी देते हैं। पक्षियों के समय समय पर पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। पक्षियों के जो पुराने पंख होते हैं समय समय पर वो क्या होते हैं, झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन को घुमाकर ही आसपास देखते हैं। ज़्यादा पक्षी होते हैं उनकी जो गर्दन की आँखों की पुतली होती है वो घूम नहीं सकती है, घूम नहीं पाती है, तो वो क्या करते हैं, अपनी गर्दन को आगे पीछे घुमा करके देखते हैं। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। पक्षी क्या करते हैं, केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से पक्षी निकल जाते हैं तो अपना घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। वो पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख लेते हैं। पक्षी क्या करते हैं, 2 चीज़ों को एक ही समय में अलग अलग एक साथ देख लेते हैं। अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। जो अधिकतर पक्षी हैं उनकी आंखें कैसी होती हैं, सिर के दोनों तरफ होती हैं। मनुष्य को, लेकिन जो उसकी उल्लू की आंखें हैं वो मनुष्य की तरह सामने की तरफ होती हैं। मनुष्य, कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं, कई बार घोंसला भी तोड़ देते हैं। मनुष्य, कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे क्या करते हैं, ये पक्षियों के अंडों को चुरा लेते हैं, उनका घोंसला भी तोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। पक्षियों की चोंच के बारे में पढ़ें
तो मछली पकड़ने वाले पक्षियों की चोंच होती है लंबी पतली सुई जैसी होती है। कैसी होती है? लंबी पतली सुई होती है, सुई जैसी होती है। तोता की चोंच घुमावदार होती है जो फल को कुतरने में मदद करती है। तोते की जो चोंच है वो कैसी होती है? घुमावदार होती है। इससे क्या होता है कि फल को कुतरने में उनको मदद मिलती है। बाज, चील, गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षियों की चोंच छोटी और हुक की तरह मुड़ी हुई होती है। देख रहे होगा आप, चील की जो चोंच है वो कैसी हुक की तरह मुड़ी हुई है। इनकी चोंच छोटी होती है। ये क्या करते हैं? मांसाहारी जीव को ये खाते हैं, तो चीरने फाड़ने में इनकी जो चोंच है वो मदद करती है। मिट्टी, कीचड़ से या अन्य छोटे छोटे जीवों को पकड़ने वाले पक्षियों की चोंच कैसी होती है? लंबी होती है, पतली होती है, नुकीली होती है और मुड़ी हुई होती है। कुछ पक्षियों की चोंच में फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है, जैसे हंस, बतख। अब बतख को आपने देखा होगा कि वो कीचड़ से भी अपने खाने की चीज़ों को उठा लेती है, बकाया वहीं पर छोड़ देती है। तो वो जो चोंच होती है उनकी, वो क्या करती है? फिल्ट्रेशन का काम करती हैं। ऐसे पक्षी पानी के आसपास रहते हैं। क्या करते हैं? पानी के आसपास रहते हैं। ये अपने भोजन को चोंच में लेने के बाद अन्य पदार्थ जैसे कीचड़ आदि को अलग कर देते हैं, यानी उसे छान देते हैं। कौन? हंस और बतख जैसे में। हंस, बतख, कुछ पक्षियों की चोंच होती है वो कैसी होती है? फिल्ट्रेशन। वही पक्षी हैं जो अपने खाने की चीज़ों को खा लेते हैं और जो अन्य पदार्थ होता है कीचड़ जैसे, उसको छान कर क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं। आगे देखते हैं, पक्षियों के पंजे के बारे में पढ़ेंगे। तो जिन पक्षियों की टांग और पैरों की उंगलियां लंबी होती हैं, वे पक्षी पानी की किनारे वाली सतह पर आसानी से चल फिर लेते हैं और पानी में जाकर मछलियों का शिकार आसानी से कर लेते हैं, जैसे सारस, बगुला। ऐसा मजबूत पंजा जो थोड़ा मुड़ा हुआ हो और तेज नाखूनों वाला होता है, शिकार को पकड़ने में मदद करता है, जैसे उल्लू, गिद्ध, चील। इनके पंजे क्या होते हैं? मजबूत होते हैं और थोड़े मुड़े हुए होते हैं, तेज नाखून होते हैं इनके। ये शिकार को क्या करते हैं? पकड़ने में मदद करते हैं। पकड़ने में शिकार को मदद करते हैं। किसके पंजे? उल्लू, गिद्ध और चील के। जिन पंजों में आगे की तरफ फैली 3 उंगलियां और पीछे 1 उंगली होती है, ऐसे पंजे टहनियों में बैठने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। जिन पक्षियों की आगे की तरफ जो फैली 3 उंगलियां और पीछे की 1 उंगली होती है, ऐसे टहनियों में बैठने में मदद करते हैं। पानी में तैरने वाले पक्षियों की पंजे झिल्लीदार होते हैं। ये झिल्लीदार पैर उनकी तैरने में मदद करते हैं। बतख को देखा होगा, जैसे हंस, बतख, ये पैर उनकी कैसे होते हैं? झिल्लीदार होते हैं। ये झिल्लीदार पैर उनको पानी में तैरने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। अब पढ़ेंगे आवास या आश्रय, जहाँ लोग रहते हैं। वह स्थान जहाँ हम रहते हैं घर या आवास कहलाता है। आवास हमें सर्दी, गर्मी, हिंसक जानवरों और सुरक्षा प्रदान करता है। आवास क्या करते हैं? हमें सर्दी, गर्मी और हिंसक जानवरों से क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान करते हैं। आवास कहाँ क्या होते हैं? कि जहाँ हम रहते हैं वो वो स्थान क्या कहलाता है? हमारा आवास या आश्रय। आवास 2 प्रकार की होती है, एक स्थायी आवास और अस्थायी आवास। स्थायी आवास वह होता है जहां मानव या पशु अधिक समय तक, लंबे समय तक रहें, लंबे समय तक वहां पर अपना जीवन यापन करें, वो क्या होता है? स्थायी आवास होता है। और अस्थायी आवास वह होता है जहां कुछ अवधि के लिए, कुछ समय के लिए या फिर वो विशिष्ट उद्देश्य के लिए रहते हैं, जैसे टेंट और कारवां। जो लोग टेंट लगाते हैं वो कुछ समय के लिए ही रहते हैं, उनका काम खत्म हुआ वो वहाँ से चले जाते हैं। तो जो अस्थायी आवास होता है वो कुछ अवधि या विशिष्ट उद्देश्य के लिए रहते हैं, उनका उद्देश्य पूरा हुआ वो वहाँ से चले जाते हैं। असम के जो घर होते हैं वो किस पर बने होते हैं? बांस के खम्भों पर। किस पर बने होते हैं? बांस के खम्भों पर। यहाँ असम में बारिश बहुत ज़्यादा होती है। इनकी जो घरों की छतें हैं वो कैसी होती हैं? ढालनुमा होती हैं। छतें घरों की कैसी होती हैं? ढालनुमा होती हैं। असम में बांस तथा रस्सियों के पुल बनाए जाते हैं। किसके? बांस तथा रस्सियों के पुल बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ जो बारिश होती है बहुत ज़्यादा होती है।
यहाँ बांस को गरीबों का टिम्बर कहा जाता है। बांस को क्या बोला जाता है? गरीबों का टिम्बर बोला जाता है। असम में घर 10 से 12 फीट ऊंचे बांस के खंभों पर बने होते हैं। 10 से 12 फीट तक ऊंचे होते हैं और किस पर बने होते हैं? बांस के खंभों पर बने होते हैं। लोग सीढ़ियों का प्रयोग घरों तक जाने के लिए करते हैं और रात के समय सीढ़ियां हटा लेते हैं जिससे जंगली जानवर घर में न घुस सकें। अब 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं तो घर में घुसेंगे कैसे? तो वो सीढ़ियों का प्रयोग करते हैं और रात में उन सीढ़ियों को क्या करते हैं? हटा देते हैं ताकि जो जंगली जानवर होते हैं उनके घर में ना घुस जाएं। ये घर अंदर से लकड़ी के बने होते हैं। जो बांस अंदर से भी क्या होते हैं? लकड़ी के ही बने होते हैं। बाहर से तो बांस के होते हैं लेकिन अंदर से भी क्या होते हैं? लकड़ी के बने होते हैं। कहाँ के घर? असम के घर। अब पढ़ेंगे मनाली के घर। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। मनाली में बारिश बहुत ज़्यादा होती है और बर्फ़ भी बहुत पड़ती है। मनाली जो है एक पहाड़ी इलाका है। क्या है? एक पहाड़ी इलाका है। हमारे घर पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। जो मनाली के घर हैं वो किसके बने होते हैं? या तो पत्थर के बने होते हैं या लकड़ी के बने होते हैं। उन घरों की जो छतें होती हैं वो कैसी होती हैं? ढालू होती हैं। कैसी होती हैं? ढालू, ताकि जो बर्फ़ पड़ती है वो फिसल जाए, आसानी से नीचे सरक जाए, छत पर जमा ना हो, बस बर्फ़ फिसल जाए। इसलिए इनकी जो छतें होती हैं मकान की कैसी बनाई जाती हैं? ढालू बनाई जाती हैं। और जो घर बने होते हैं पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। गद्दी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? हिमाचल में गद्दी जनजाति के लोग पाए जाते हैं। ये भी एनसीईआरटी की बुक में दिया है। देखो आप, यहाँ की जो छतें हैं वो कैसी हैं? ढाली हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बर्फ़ पड़ती है, बर्फ़बारी होती है तो बर्फ़ आसानी से नीचे खिसक जाए। मैं मनाली से आई हूँ जो एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। यहाँ पर जो बारिश है वो ठंड, और क्या होता है जब ठंड ज़्यादा होती है तब धूप में बैठकर अच्छा लगता है। हमारे मकान पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। क्या किसके बने होते हैं? पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। लेह के जो मकान है, लेह के मकान नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती है। जो लेह के मकान बने होते हैं वहाँ पर नीचे की मंजिल में क्या नहीं होती? खिड़कियाँ नहीं होती हैं। छत को मजबूत करने के लिए पेड़ों को मोटे तने का उपयोग किया जाता है। जो घर बने होते हैं उनकी छतों को मजबूत रखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? या तो पेड़ों के मोटे तने का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? पेड़ों के मोटे तने का प्रयोग करते हैं। नीचे की मंजिल में जानवरों को रखा जाता है। जो नीचे वाली मंजिल होती है उसमें खिड़कियां नहीं होती हैं। वहाँ क्या किसको रखा जाता है? जानवरों को रखा जाता है। जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो जो लोग रहते हैं वो खुद नीचे वाली मंजिल पे भी आ जाते हैं, क्योंकि उस मंजिल में खिड़कियाँ नहीं होती है तो सर्दी से बचा जा सकता है। छतें कैसी होती हैं? या समतल होती हैं। छतें कैसी होती हैं? यहाँ की आप देख रहे होगे छतें कैसी हैं? समतल हैं। गर्मियों के मौसम पे छत पर फल सब्जी सुखा ली जाती है, क्योंकि ठंडक में ये नहीं मिलती। सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो ठंडे मौसम में या सर्दियों के मौसम में यहाँ पर ये नहीं, जो फल सब्जियाँ हैं वो नहीं मिलती हैं, इसलिए इनको गर्मियों में सुखा करके रख लेते हैं। छतें कैसी होती हैं? समतल होती हैं। लेह में लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं, क्योंकि मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत ठंड से बचाती हैं। लेह के मौसम में जो नीचे जानवर रहते हैं उस मंजिल में लोग भी आ जाते हैं रहने के लिए, तो क्योंकि जो मोटी मोटी वहाँ की जो दीवारें होती हैं उन्हें ठंड से बचाती हैं, और लकड़ी की बनी छत होती है, फर्श होते हैं, वो ठंड से क्या करते हैं? बचाते हैं। राजस्थान के जो घर हैं, हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है, खूब गर्मी पड़ती है, गर्मी पड़ती है। हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं। जो राजस्थान के घर हैं वो किसके बने होते हैं? मिट्टी के बने होते हैं। इन घरों को लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। लीप पोत कर कैसा बनाया जाता है? सुंदर बनाया जाता है। जो इनकी छतें होती हैं वो किसकी बनी होती हैं? कांटों की और लकड़ियों की बनी होती हैं। तो लीप पोत कर, इसको गोबर से लीप पोत करके बनाया जाता है। जो दीवारें होती हैं किसकी बनी होती हैं? मिट्टी की बनी होती हैं। घर मिट्टी के बने होते हैं। यहाँ बारिश नहीं होती, गर्मी खूब पड़ती है। जो छतें हैं कटीली झाड़ियों की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। कैसा बनाया जाता है? घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं, देख रहे हो आप। इनको लीप पोत कर कैसा बनाया गया है? सुंदर बनाया जाता है।
अपने आंगन में जमीन में गड्ढा खोदकर टैंक का निर्माण करते हैं और अपने छतों को ढालू बनाते हैं, जिससे कि बारिश का सारा पानी टैंकों में जमा हो जाता है। बाद में इसे छान कर क्या कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं। राजस्थान के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने घर के आंगन में ऐसा टैंक बना लेते हैं और उनकी छतें जो होती हैं ढालू बनाते हैं, तो उस जो पानी होता है छत का इस टैंक में आकर के गिरता है। और जब पानी की कमी होती है, पानी नहीं होता है, तो इस टैंक के पानी को छान करके वो लोग क्या कर लेते हैं, अपने उपयोग में ले लेते हैं। राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ी गांव के लोग पेड़ों को काटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। राजस्थान में जोधपुर के खेजड़ी गांव के लोग पेड़ को काटने से बचाने के लिए 300 साल पहले वो क्या हो गए थे, पेड़ से चिपक कर के खड़े हो गए थे। अमृता हैं जो राजस्थान में जोमापुर के पास खेजड़ी गांव में रहने वाली हैं। कहाँ पर, खेजड़ी गांव में रहने वाली हैं। उसी गांव का नाम खेजड़ी ली है। उसी गांव का नाम क्या है, खेजड़ी है। क्यों उस गांव का नाम खेजड़ी इसलिए था क्योंकि उस गांव में खेजड़ी के पेड़ बहुत थे। अमृता देवी बिश्नोई समुदाय की हैं। अमृता देवी हैं जो बिश्नोई समुदाय की हैं, जो पौधों और जानवरों के बहुत ख्याल रखते थे। जो बिश्नोई समुदाय के लोग थे पौधों और जानवरों का बहुत ध्यान रखते थे। उन्हें जो अमृता देवी हैं उन्होंने किसी भी कीमत पर उनकी रक्षा करने की शपथ ली थी। अमृता देवी ने अपनी 3 बेटियों और 363 ग्रामीण गांव में जो लोग रहते थे उनके साथ पेड़ों को गले लगाकर अपने जीवन का बलिदान दिया और पेड़ों को लकड़ी काटने वालों से बचाया। वो लकड़ी क्यों काटी जा रही थी, राजा थे उनके महल बनाने के लिए खेजड़ी के पेड़ को काटना चाह रहे थे। तो जब राजा को इस बात का पता चला कि वहाँ के जो अपनी अमृता देवी और उनकी 3 बेटियाँ 363 लोगों के साथ अपना बलिदान दे दिया, तो राजा को इस बात का बहुत गहरा असर पड़ा। उन्होंने आदेश दे दिया था कि इस इलाके में कभी कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा और ना कोई शिकार करेगा। तो इस जो समुदाय वहाँ के लोग हैं, वहाँ के लोग क्या कहलाते हैं, बिश्नोई कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बिश्नोई कहलाते हैं। खेजड़ी गांव के में खेजड़ी पेड़ पाए जाते हैं। इसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। जो खेजड़ी पेड़ है इसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, कम पानी में ही उग जाते हैं। खेजड़ी पेड़ की छाल दवा बनाने के काम आती है। जो खेजड़ी पेड़ की छाल है वो किसके काम आती है, दवा बनाने के काम आती है। खेजड़ी पेड़ रेगिस्तानी इलाके में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। खेजड़ी पेड़ की लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता है। जो खेजड़ी पेड़ की लकड़ी है उसमें कभी क्या नहीं लगता है, कीड़ा नहीं लगता तथा फलियों की सब्जी बनाई जाती है और पत्तियों को वहाँ पे जो रहने वाले जानवर हैं वो खाते हैं। इसकी छाया में बच्चे खेलते हैं। इसकी छाया में बच्चे खेलते हैं। टेकला गांव 16 मीटर ऊंचा है, जो राजस्थान के झलवार में एनसीईआरटी में दिया है टेकला गांव के बारे में। टेकला गांव 16 मीटर ऊंचा है, जो कहाँ पर है, राजस्थान के झलवार में है। अब बात करेंगे हम श्रीनगर की। किसकी बात करेंगे, श्रीनगर की। श्रीनगर में कुछ पहाड़, कुछ पानी, कुछ ऊंचे पर्वतों पर और कुछ पत्थरों में होते हैं। श्रीनगर के घर होते हैं कुछ पहाड़ पर होते हैं, कुछ पानी में, कुछ ऊंचे पर्वतों पर या पत्थरों पर बने होते हैं। इन पर लकड़ी की सुंदर डिजाइन बने होते हैं। लकड़ी के सुंदर डिजाइन बने होते हैं। हाउस बोट यह 80 फीट तक लंबी हो सकती है। जो हाउस बोट है वो कितनी होती है, 80 फीट तक लंबी हो सकती है और 8 से 9 फीट तक क्या होती है, चौड़ी होती है। 80 फीट तक लंबी होती है और 8 से 9 फीट तक क्या होती है, चौड़ी होती है। डोंगा, यह नाव झेलम नदी में डल झील में मिलती है। डोंगा नाव के अंदर कई कमरे होते हैं और अंदर से यह घर की तरह लगती है। जो डोंगा नाव है अंदर से कैसी लगती है, घर की तरह लगती है। इसमें कई कमरे होते हैं। इन पर लकड़ियों के सुंदर डिजाइन बने होते हैं। इन डिजाइनों को क्या बोलते हैं, खतमंद बोलते हैं। इस पर लकड़ियों के जो सुंदर डिजाइन बने होते हैं इसको क्या बोलते हैं, हम खतमंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खतमंद बोलते हैं।
कश्मीर के गाँव के घर पत्थर से बनते हैं और ढलान वाली छतें होती हैं। कश्मीर के जो गाँव के घर हैं किससे बने होते हैं? पत्थर से बने होते हैं। और वहाँ की जो छतें होती हैं कैसी होती हैं? ढलान वाली होती हैं। कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियाँ होती हैं जो दीवारों पर निकली होती हैं। इन्हें डेव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेव कहा जाता है। इनमें सुंदर डिजाइन बना होता है। शिकारा नाव पर्यटकों को आकर्षित करती है। शिकारा एक प्रकार की लकड़ी की नाव होती है। आप इस इमेज में देख रहे हो शिकारा क्या है? एक प्रकार की लकड़ी की नाव है। यहाँ बहुत लोग पर्यटक आते हैं, इस पर घूमते हैं। तो शिकारा नाव है, पर्यटकों को आकर्षित करती है, एक प्रकार की लकड़ी की बनी होती है। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं। और गोवा में किस में खाते हैं? नारियल के तेल में। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं। कहवा कश्मीर की एक खास किस्म की चाय होती है। कहवा क्या होती है? जो हमें ठंड से बचाती है वहाँ। तो कश्मीर में जो कहवा है वो क्या है? एक प्रकार की चाय है, खास किस्म की चाय है। वहाँ मछली को सरसों के तेल में तलकर खाया जाता है। अब कुछ घर के बारे में एनसीईआरटी फैक्ट दिए हैं, उनके देखते हैं। चीन में बहुत से लोग नाव पर बने घरों में रहते हैं। इसमें वे मुर्गी पालन व सब्जियां उगाते हैं। चीन के लोग हैं वो क्या करते हैं? और नाव पर बने हुए घर में रहते हैं बहुत से लोग, उस पर क्या करते हैं? सब्जियां उगाते हैं। बकरवाल लोग के घर मिट्टी व लकड़ी के बने होते हैं। बकरवाल लोग क्या करते हैं? बकरियां जो चराते हैं उनको बोला जाता है बकरवाल लोग। वो क्या, उनके घर किसके बने होते हैं? मिट्टी के बने होते हैं या फिर लकड़ी के बने होते हैं। एस्किमो प्रजाति के लोग बर्फ के घर बनाते हैं और यहाँ चारों तरफ बर्फ होती है जिसे इग्लू बोलते हैं। एस्किमो प्रजाति के जो लोग हैं वो किसका घर बनाते हैं? बर्फ का घर बनाते हैं। इस जिसे क्या बोलते हैं? हम इग्लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इग्लू बोलते हैं। ये घर जो होते हैं बर्फ के बने होते हैं, इग्लू। घुमंतू लोग टेंट में रहते हैं जिन्हें अस्थाई घर कहते हैं। क्या बोलते हैं? अस्थाई घर। वो कुछ समय के लिए ही रहते हैं, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? अस्थाई घर। उत्तरी ध्रुवीय स्थानों में जैसे लेपलैंड में कुछ रेनडियर चरवाहे रेनडियर की खाल से बने टेंट बनाते हैं। उत्तरी ध्रुवीय स्थान पर जो लोग हैं वो लेपलैंड में कुछ रेनडियर चरवाहे हैं, रेनडियर की खाल से बने क्या बनाते हैं? टेंट, अपने घर बनाते हैं, टेंट। पकवान की बात करेंगे भोजन के बारे में। भोजन को पकाने के जो तरीके होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। या तो भोजन को पकाने का तरीका या तो भूनकर, उबालकर, तलकर, सेककर होता है। भोजन को जो पकाने का तरीका है वो कौन कौन से होते हैं? भोजन को पकाने के तरीके या तो भूनकर उसको पकाएंगे, या उबालकर पकाएंगे, या फिर तलकर पकाएंगे, या फिर सेककर पकाएंगे। तो जो कितने तरीके हो गए? 4 तरीके हो गए। कितने? भूनकर, उबालकर, तलकर या सेककर। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी बहुत मशहूर है। कचनार के फूल हैं उत्तर प्रदेश में, जो कचनार के फूल की सब्जी बहुत मशहूर है। कचनार के फूल की सब्जी कहाँ बनाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। सब्जी बना लो, पकौड़े बना लो कचनार के फूल के। तो ये कहाँ पर मशहूर है? उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बनते हैं। सहजन के फूल की सब्जी है, सहजन के फूल के पकौड़े कहाँ पर बनते हैं? महाराष्ट्र में। कहाँ पर बनते हैं? महाराष्ट्र में। पूरनपोली, पाव भाजी। महाराष्ट्र में और भी क्या प्रसिद्ध है? पूरनपोली और पाव भाजी। तो जो कचनार के फूल की सब्जी है वो उत्तर प्रदेश में, सहजन के फूल की सब्जी महाराष्ट्र में। केरल में टैपियोका खाना पसंद किया जाता है। टैपियोका ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। जो केरल के लोग हैं वो टैपियोका को खाना पसंद करते हैं। टैपियोका कहाँ उगाया जाता है? ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। शकरकंद जैसे उगाया जाता है वैसे ही। केरल में नारियल के पेड़ या चावल की खेती होती है। केरल में नारियल के पेड़ होते हैं और यहाँ किसकी खेती होती है? चावल की खेती होती है। ये गया टैपियोका, नहीं देखा हो तो आप देख लो। टैपियोका, ये नारियल है। केरल के लोग अपने घर के आंगन में टैपियोका, नारियल जैसे खाद्य पदार्थ को उगा लेते हैं। जो केरल के लोग हैं वो नारियल और टैपियोका को क्या करते हैं? अपने घर के आंगन में ही उगा लेते हैं।
केरल को मसालों का क्या कहा जाता है? बगीचा कहा जाता है। मसालों का बगीचा किसको कहा जाता है? केरल को। केरल में केले के फूल की सब्जी बनाई जाती है। इडली डोसा केरल का प्रसिद्ध है। केरल में क्या प्रसिद्ध है? केले के फूल की सब्जी, इडली और डोसा। असम। बोरा असम में खाए जाने वाला चावल की किस्म है। बोरा चावल मुख्य रूप से असम में गर्मी के मौसम में उगाया जाता है। यह चिपचिपा सा चावल होता है। जो बोरा चावल है ये चिपचिपा सा चावल होता है। वो कब उगाया जाता है? गर्मी के मौसम में उगाया जाता है। बोरा क्या है? एक चावल की किस्म है। बोरा असम में खाए जाने वाला एक चावल की किस्म है। ठीक है। गोवा में मछली को नारियल के तेल में और कश्मीर में सरसों के तेल में, गोवा में मछली को नारियल के तेल में तलकर खाया जाता है। कश्मीर में मछली को सरसों के तेल में तलकर खाया जाता है। ये हो गई मछली की बात। राजस्थान का प्रसिद्ध है जो दाल बाटी और चूरमा। क्या प्रसिद्ध है? दाल बाटी और चूरमा। इस डिश को बनाने में घी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जो दाल बाटी चूरमा है इस डिश को बनाने में जो घी है उसका ज़्यादा उपयोग किया जाता है। आगे आंध्र प्रदेश के आत्रेपुरम गांव में पके हुए आम से आम पापड़ बनाया जाता है। आंध्र प्रदेश के आत्रेपुरम गांव में पके हुए आम को क्या किया जाता है? उसका पापड़ बनाया जाता है उसके रस से। उड़ीसा में अमारा, अंजलि और अनंदा प्रकार के चावल पाए जाते हैं। उड़ीसा में जो चावल की किस्म है वो कौन कौन सी हैं? अमारा, अंजलि, अनंदा। ये चावल की किस्म कहाँ है? उड़ीसा में। कर्नाटक में नीर डोसा, मैसूर पाक ये प्रसिद्ध है। कर्नाटक का क्या प्रसिद्ध है? नीर डोसा और मैसूर पाक। हांगकांग में सांप का व्यंजन बनाया जाता है जिसे लिंगहू फैन कहते हैं। हांगकांग में क्या खाया जाता है? हांगकांग कहाँ पर है? चीन में है। हांगकांग कहाँ पर है? चीन में है। तो जो हांगकांग है वो सांप का एक प्रकार का व्यंजन होता है। सांप का बना सूप या सांप का बनाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं? लिंगहू फैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंगहू फैन। पेपर में आके लिंगहू फैन कहाँ खाया जाता है? तो हांगकांग में खाया जाता है। किससे बना होता है? तो सांप का बना व्यंजन होता है। सांप का सूप कहाँ खाया जाता है? तो हांगकांग में। ठीक है। गुजरात में प्रमुख खाद्य ढोकला, चटनी वाले चावल, मिठाई है। जो गुजरात का प्रमुख खाद्य है वो क्या है? ढोकला, चटनी वाले चावल और मिठाई है। वलसाड स्टेशन गुजरात में, यहाँ बटाटा बड़ी, पूरी साग मैसूर। जो वलसाड स्टेशन है वो कहाँ पर है? गुजरात में है। जो यहाँ का प्रसिद्ध है वो क्या है? बटाटा बड़ा, पूरी साग मैसूर है। क्या प्रसिद्ध है? बटाटा बड़ा, पूरी साग मैसूर कहाँ के प्रसिद्ध है? वलसाड स्टेशन गुजरात की। ठीक है। उत्तराखंड की मंडवे की रोटी, झंगुरे की खीर और फानू मशहूर है। उत्तराखंड का जो मैसूर है वो क्या है? मंडवे की रोटी, झंगुरे की खीर और फानू मैसूर है। अब बात करेंगे हम सौर मंडल की। NCERT प्लस SCERT पूरा निचोड़ है सौर मंडल का जो अब तक क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सोलर सिस्टम, सौर मंडल का निर्माण जो है वो किससे होता है? 8 ग्रह, उपग्रह, इसको बोलते हैं सैटेलाइट्स, और अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह। ये सब क्या हैं? सौर मंडल के भाग है। जो सौर मंडल का निर्माण है वो 8 ग्रह से होता है, उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह से मिलकर, उल्का पिंड से मिलकर क्या होता है? सौर मंडल का निर्माण होता है। उल्का पिंड, आप ये देख लीजिए, उल्का पिंड किसे कहते हैं? जो उल्का पिंड जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ये क्या होते हैं? उल्का पिंड होते हैं। क्या होते हैं? उल्का पिंड होते हैं। आपने मूवियों में देखा होगा, मूवी में देखा होगा, ये जो पिंड, छोटे छोटे पिंड होते हैं वो क्या है? उल्का पिंड हैं। आगे बात करें, सौरमंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने की थी। सौरमंडल की जो खोज है वो किसने की थी? कोपरनिकस ने की थी। सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा कौन है? साइरस है। सौरमंडल को जो सबसे चमकीला तारा है वो क्या है? साइरस है। इसको क्या बोलते हैं? डॉग स्टार भी बोलते हैं। साइरस को और क्या बोलते हैं? डॉग स्टार बोलते हैं। तो जो सौरमंडल की खोज है वो किसने की थी? कोपरनिकस ने की थी। सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा क्या है? साइरस है। और सौरमंडल में 8 ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड से मिलकर क्या बना होता है? सौरमंडल। ठीक है।
अब बात करें हम सूर्य की। सूर्य और मंडल के केंद्र, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है। सूर्य किस में होता है? सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है। ये सूर्य है, सूर्य के, और ये इसके 8 ग्रह हैं। तो सूर्य कहाँ पर स्थित है? सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है। सूर्य एक गैसों का गोला है। सूर्य क्या है? गैसों का धधकता हुआ आग का, गैसों का, गर्म गैसों का गोला है। सूर्य क्या है? गर्म गैसों का गोला है। सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल। जो हमें पृथ्वी से सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल बोलते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर जो पहुंचने में समय लगता है वो 8 मिनट समय लगता है। सूर्य अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। अब अक्ष पर अब कैसे घूमता है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। सौरमंडल के सभी ग्रह व उपग्रह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जो सौरमंडल का एकमात्र स्रोत है प्रकाश का, एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य है। इस सूर्य के ही प्रकाश से जो सभी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, ये इसी के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ग्रह उपग्रह का कोई अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य की जो पृथ्वी से दूरी है वो कितनी है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह, अब स्टार्ट करते हैं हम ग्रह। ग्रहों के पास अपना कोई खुद का प्रकाश नहीं होता है, उनकी खुद की कोई ऊर्जा नहीं होती है। सूर्य से ही ऊष्मा व प्रकाश प्राप्त करते हैं। ग्रहों का खुद का कोई प्रकाश नहीं होता है, ना इनकी कोई खुद की ऊष्मा होती है, ये सूर्य से ही प्रकाश प्राप्त करते हैं। हमारे सौरमंडल में वर्तमान में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। प्लूटो को हटा दिया गया है तो सौरमंडल में वर्तमान में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। 24 अगस्त 2006 को IAU, इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्लूटो को क्या बोल दिया? बौना ग्रह करके घोषित कर दिया और इसको ग्रह की सूची से हटा दिया। ये ग्रह अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ग्रह क्या करते हैं? अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य का क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। ग्रहों का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन या परिभ्रमण, रोटेशन कहलाता है। ग्रह अपने अक्ष पर घूमते हैं वो क्या कहलाता है? घूर्णन। ग्रहों का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना क्या कहलाता है? परिक्रमण। ग्रह अपने अक्ष पर घूमे तब क्या है? वो घूर्णन। और ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए उसको क्या बोलते हैं? परिक्रमण। ग्रह को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो आंतरिक ग्रह, एक बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल क्या है? आंतरिक ग्रह हैं। और बाह्य ग्रह क्या है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये क्या है? बाह्य ग्रह हैं। आकार के अनुसार बढ़ता हुआ जो क्रम है वो पहले बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, वरुण, अरुण, शनि, बृहस्पति, ये क्या है? ग्रहों के आकार के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम है। ग्रहों के जो रंग हैं उसकी ट्रिक देखते हैं। हम नीले का मतलब पृथ्वी, हम कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर, तो पृथ्वी कैसी है? नीली। हम नीले। पति है पीले। पति कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति कैसे हैं? पीले। शुक्र बहन पृथ्वी की बहन कौन है? शुक्र। शुक्र कैसा है? चमकीला। शनि कैसा है? काला। लाल है मंगल और अरुण पर हरियाली। लाल कैसा है? मंगल। अरुण कैसा है? हरा नीला। बुध के बारे में बात करें तो यह सूर्य के सबसे निकट और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। जो बुध है ये सूर्य के सबसे पास में है। जो बुध है वो किसके? सूर्य के सबसे पास में है और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। कौन है? बुध। बुध जो ग्रह है वो सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरी करता है। सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में लगा लेता है? 88 दिन में पूरी कर लेता है। बुध के पास अपना कोई सैटेलाइट नहीं है, अपना कोई उपग्रह नहीं है। किसके पास? बुध के पास।
बुध ग्रह पर दिन में अत्यधिक गर्मी और रात में बर्फीली होती है। जो बुध है उस पर दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात ठंडी होती है, बर्फीली होती हैं। बात करें शुक्र की, वीनस की, तो शुक्र सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह और पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह है। शुक्र को क्या बोलते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन। क्या बोलते हैं? जुड़वा बहन। तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है और गर्म तो होगा ही जब सूर्य के पास होगा। सूर्य के दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर बुध है, दूसरे नंबर पर शुक्र है, तो सूर्य के पास होगा तो गर्म तो होगा ही। तो सबसे गर्म ग्रह है और पृथ्वी का कैसा है? सबसे नज़दीक है, पृथ्वी के सबसे पास है। यह सूर्य और चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे चमकीला ग्रह है। सूर्य सबसे ज़्यादा चमकता है, फिर चंद्रमा, उसके बाद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है, सूर्य और चंद्रमा के बाद। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे बोला जाता है? शुक्र को। इसे सांझ का तारा तथा भोर का तारा भी कहते हैं। शुक्र है, इसको क्या बोलते हैं? सांझ का तारा। और भोर का तारा किसको कहते हैं? शुक्र ग्रह को। शुक्र और अरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं, जबकि अन्य सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं। दो ही ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य की परिक्रमा उल्टा करते हैं। कैसे करते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर। बकाया जितने भी सभी ग्रह हैं वो कैसे करते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर। कैसे करते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो परिक्रमा उल्टी करेंगे तो सूर्योदय भी उल्टा ही होगा। अपने यहाँ सूर्य जो पूर्व में उगता है और जो शुक्र और अरुण पर सूर्योदय होता है वो कहाँ पर होता है? पश्चिम में। पृथ्वी के बारे में बात करें तो पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। एकमात्र ऐसा ग्रह है पृथ्वी जिस पर जीवन है। किसका? सौरमंडल का। यह सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरे स्थान पर है। किस पर है? तीसरे स्थान पर। पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरे पर क्या है? पृथ्वी है। तो सूर्य से दूरी के क्रम में कितने स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, इसी कारण इसका आकार भू आब को क्या बोलते हैं? इसके आकार को क्या बोलते हैं? भू आब, ग्योइड कहा जाता है। यह आकार में पांचवा बड़ा ग्रह है। आकार में कैसा है? पांचवा बड़ा ग्रह है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुके होने के कारण उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने दिन और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने रात होती हैं, क्योंकि ये अपनी अक्ष पर थोड़ी झुकी हुई है। पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी अब अंतरिक्ष से कैसे रंग की दिखाई देती है? नीले रंग की, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या है? पानी है। क्या है? पानी। तो पृथ्वी अंतरिक्ष से कैसी दिखाई देती है? नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? ब्लू प्लेनेट। क्या बोला जाता है? ब्लू प्लेनेट। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, पृथ्वी का सिर्फ एकमात्र सैटेलाइट है, वो क्या है? चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा। मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण यह लाल रंग का दिखाई देता है। जो मंगल ग्रह की जो मिट्टी है उस मिट्टी में आयरन ऑक्साइड ज़्यादा है, इसके कारण वो कैसा दिखाई देता है? लाल रंग का दिखाई देता है, जिसके कारण इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसके 2 ग्रह हैं, एक तो है डीमोस, एक है फोबोस। इसके 2 उपग्रह हैं, क्या हैं? डीमोस और फोबोस हैं उपग्रह। डीमोस और फोबोस। सूर्य से दूरी के क्रम में यह चौथे स्थान पर है। कितने स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। कौन? मंगल। बृहस्पति। जुपिटर की बात करें तो यह सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे भारी ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। बृहस्पति ग्रह की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। जो बृहस्पति ग्रह की खोज है वो किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। अपने अक्ष पर 9 घंटा 56 मिनट में एक चक्कर लगाता है। जो बृहस्पति है ये अपने अक्ष पर 9 घंटा 56 मिनट में एक चक्कर लगाता है। कितना लगाता है? एक चक्कर लगाता है। शनि की बात करें तो यह आकार में सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। जो शनि है आकार में हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके कुल कितने उपग्रह हैं? 82 उपग्रह हैं। जो शनि है
इसके कितने उपग्रह हैं? 82 उपग्रह हैं। इसके चारों ओर वलय या रिंग, जो रिंग बनी हुई है, इसके चारों ओर क्या है? रिंग है। इसको कुंडली वाला ग्रह भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कुंडली वाला ग्रह भी बोलते हैं। किसको? शनि को। यूरेनस की बात करें अरुण की, तो अरुण ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में 7वें स्थान पर है। सूर्य से दूरी के क्रम में किस स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। यूरेनस ग्रह की जो खोज है वो किसने की थी? सर विलियम हर्शेल ने। यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? सर विलियम हर्शेल ने। कब की थी? 1781 में। कब की थी? 1781 में। इस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। किसको बोलते हैं? अरुण ग्रह को क्या बोलते हैं? लेटा हुआ ग्रह। अरुण ग्रह को क्या बोलते हैं? लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। इस ग्रह पर मीथेन गैस अधिक है। अरुण ग्रह पर क्या है? मीथेन गैस अधिक है। इसी कारण ये कैसे नीले हरे रंग का दिखाई देता है। इसके कितने सैटेलाइट हैं? 27 उपग्रह हैं। अरुण ग्रह सूर्य का चक्कर पूर्व से पश्चिम की ओर लगाता है। इसी कारण इस ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम में जबकि सूर्यास्त पूर्व में होता है। अरुण क्या करता है? सूर्य का जो चक्कर है वो कैसा लगाता है? उल्टा लगाता है, पूर्व से पश्चिम की ओर, बकाया पश्चिम से। और जो ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर लगाते हैं। तो उल्टा चक्कर लगाएगा तो सूर्योदय भी उल्टा ही होगा। अपनी पृथ्वी पर सूर्योदय वो पूर्व में होता है और अरुण पर पश्चिम में। वरुण की बात करें नेपच्यून की, तो यह सूर्य से दूरी के क्रम में कितने स्थान पर है? 8वें स्थान पर है। सूर्य से दूरी के क्रम में कौन से स्थान पर है? 8वें स्थान पर है। ये सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। जो वरुण है वो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। नीले या हरे नीले रंग का प्रतीत होता है। ये हरे नीले रंग का दिखाई देता है। इसके कितने सैटेलाइट हैं? 14 सैटेलाइट हैं। कितने हैं? 14 सैटेलाइट हैं। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। 1969 को चंद्रमा की सतह पर 1969 में चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। क्या नहीं है? वायुमंडल नहीं है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, वो क्या है? चंद्रमा। एक ही सैटेलाइट हमारी पृथ्वी का, वो क्या है? चंद्रमा। पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है लगभग कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा का पथ परवलयाकार होने के कारण पृथ्वी का और चंद्रमा के बीच की जो दूरी है वो घटती बढ़ती रहती है। जो चंद्रमा का पथ है वो कैसा है? परवलयाकार है। तो परवलयाकार होने के कारण जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी है वो क्या है? घटती बढ़ती रहती है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। डांस की बात करें तो चिराव जो नृत्य है, अब बात करेंगे डांस की। तो जो डांस है, जो चिराव नृत्य, सबसे पहला है चिराव नृत्य। चिराव नृत्य मिजोरम में पकी फसल को घर तक पीठ पर लाद कर लाना पड़ता है। मिजोरम में क्या करते हैं? जो फसल पक जाती है उसको घर पर लाने के लिए क्या करते हैं? पीठ पर लाद कर घर पर लाते हैं। चिराव नृत्य में जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है तथा ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। जो चिराव में नृत्य होता है, दो लोगों की जोड़ी है जो आमने सामने बैठती है और दो लोग क्या करते हैं? डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। चिराव नृत्य जो है मिजोरम का क्या है? पारंपरिक नृत्य है। क्वेश्चन आए तो मिजोरम में कौन सा नृत्य हो? चिराव नृत्य कहाँ का है? तो चिराव नृत्य कहाँ का है? मिजोरम का है। बात करें पोंगल की, तो पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। जो पोंगल है वो कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। कब मनाया जाता है? फसल की कटाई के समय लगभग 4 दिनों तक रहता है। जनवरी के मध्य में, जनवरी का जो महीना है उसके मध्य में मनाया जाता है। गरबा नृत्य है। गरबा एक गुजराती लोक नृत्य है। गरबा क्या है? एक गुजराती लोक नृत्य है।
तो पूछा जाए गरबा नृत्य कहाँ का है, तो गुजरात का है। बिहू नृत्य के बारे में बात करें तो जो बिहू है वो असम का लोक नृत्य है। यह लोक नृत्य कछारी जनजाति द्वारा किया जाता है। कछारी जनजाति द्वारा कब किया जाता है, जब चावल की फसल कटती है उसके दौरान किया जाता है। यहाँ बांस का भेला घर बनाया जाता है। आज भी लोग अपने खेतों पर जो बांस का घर बना लेते हैं वो उसको क्या बोलते हैं, बांस का भेला घर, बांस को बना लेते हैं खेतों पर फसल रखाने के लिए। सेका चावल राति को कढ़ाई में केले के पत्ते से ढककर बनाया जाता है। बिहू पर महिलाएं पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनती हैं। पाट और मूंगा की क्या पहनती हैं, मेखला चादर पहनती हैं। कचपुड़ी नृत्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश के कचपुड़ी गांव के नाम पर किया जाता है जो कचपुड़ी नृत्य है। कचपुड़ी नृत्य कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का है। ओणम नृत्य की बात करें तो अगस्त सितंबर के महीने में केरल में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है। 10 दिन तक यह उत्सव चलता है। 10 दिवसीय फसल उत्सव है। 10वें जो दिन होता है उसको क्या बोलते हैं, थिरुवोनम बोलते हैं। नृत्य और वल्लमकली नामक एक सांप नौका दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। क्या ओणम त्योहार में क्या की जाती है कि नृत्य और वल्लमकली नामक एक सांप नौका दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। भरतनाट्यम है, ये कहाँ का नृत्य है, तमिलनाडु का नृत्य है। जो भरतनाट्यम है कहाँ का है, तमिलनाडु का है। मोहिनीअट्टम नृत्य की बात करें तो भारत के केरल राज्य के 2 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। भारत के केरल राज्यों में 2 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है मोहिनीअट्टम। कथक नृत्य अर्थ कथक का मतलब होता है अर्थ कथा कहना। कथक का मतलब क्या होता है, कथा कहना। कथक नृत्य जो कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। गिद्दा नृत्य है, ये कहाँ का है, पंजाब का है। गिद्दा नृत्य कहाँ किया जाता है, पंजाब में किया जाता है। और जो महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है, इस नृत्य में एक गोला घेरा बनाकर बोलियां गाई जाती हैं और तालियां बजाई जाती हैं। जो गिद्दा है वो किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं द्वारा। और कहाँ का लोक नृत्य है, ये पंजाब का लोक नृत्य है। कालबेलिया नृत्य राजस्थान की कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। महिलाओं द्वारा किया जाता है। नृत्य करने वाली महिलाएं द्वारा आंखों की पलक से अंगूठी उठाना, मुंह से पैसे उठाना आदि कई प्रकार की जो कलाबाजियां दिखाई जाती हैं वो किस में दिखाई जाती हैं, कालबेलिया नृत्य में राजस्थान में किया जाता है और जो महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें इतनी चीज़ याद रखनी है। कथकली जो नृत्य है, कथकली केरल का शास्त्रीय, कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। कथकली कहाँ का है, केरल का शास्त्रीय नृत्य है। बात करेंगे विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स क्या होती है, मानव शरीर का रक्षात्मक खाद्य मंत्री। विटामिन्स को क्या बोला जाता है, मानव शरीर का रक्षात्मक खाद्य मंत्री। जो विटामिन शब्द है वो किसने दिया, फंक ने। विटामिन शब्द किसने दिया नाम, फंक ने। इसकी खोज किसने की, तो 1912 में हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी, हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने की थी। विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो वसा में घुलनशील विटामिन, एक जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो कितनी है, 4 हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है, सी और बी। जल में घुलनशील विटामिन कितनी है, 2, सी और बी। विटामिन के जो रासायनिक नाम है, ए को क्या बोलते हैं, रेटिनोल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल, बी का थायमिन, सी का एस्कॉर्बिक, डी का कैल्सीफेरोल, ई का टेकोफेरोल, के का नेफ्टोक्विनोन। तो ये विटामिन के रासायनिक नाम हो गए। विटामिन ए की बात करें तो रासायनिक नाम रेटिनॉल संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। जो वो है विटामिन ए, इसको क्या बोलते हैं, संक्रमण रोधी विटामिन। क्या बोलते हैं, ये विटामिन ए है जो रोगों से लड़ने का कार्य करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, संक्रमण रोधी विटामिन बोला जाता है। किसको, विटामिन ए को क्या बोला जाता है, संक्रमण रोधी विटामिन, क्योंकि ये रोगों से लड़ने का कार्य करती है।
विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो होने वाला रोग है वो कौन सा है? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। इसके स्रोत क्या क्या हैं? दूध, मक्खन, मछली, गाजर, केला, आम। इनमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है विटामिन ए। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी-बेरी रोग होता है। भूख की कमी, भूख जो इसमें बेरी-बेरी रोग में क्या होता है कि भूख कम लगती है, वृद्धि व विकास नहीं हो पाता है। इसके जो सर्वाधिक मात्रा में किस में पाया जाता है? सेब, मटर के दाने, अनाज व छिलके चावल में पाया जाता है। चावल की पॉलिश करने पर विटामिन B1 जो है नष्ट हो जाता है। विटामिन सी की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसके जो स्रोत हैं सभी खट्टे पदार्थ, आंवला, टमाटर, नींबू, कच्चे आम, मिर्च, अंडा से मिलता है। घावों को भरने तथा दांतों तथा हड्डियों के सही रूप में कार्य करने में क्या करता है? ये मदद करता है। विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से जो होने वाला रोग है वो सूखा रोग, रिकेटस, जिसका स्रोत है सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी सबसे ज़्यादा मात्रा में सूर्य का प्रकाश, मछली के यकृत तेल से प्राप्त होता है। विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। इसकी कमी से नपुंसकता हो जाता है। इसके जो स्रोत हैं वो गेहूं, चना, अंडा, दूध, सोयाबीन। विटामिन के का रासायनिक नाम है नेफ्थोक्विनोन। रोग, इसकी कमी से रोग क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है, ब्लड का थक्का नहीं बनता है, घाव से ब्लड बहना बंद नहीं होता है। इसके जो स्रोत हैं पालक, दूध, फूल गोभी, बंद गोभी, ये किसके स्रोत हैं? विटामिन के। तो फ्रेंड्स आज वीडियो यहीं समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को।